अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, आपकी सुबह का आगाज भी हो चुका होगा और ब्रेकफास्ट तो आप ज़रूर कर ही चुके होंगे। मैं हूं आकाशा यासीन। वजह मोहम्मद इजाज़ बशीर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे पाकिस्तान और प्यारे प्यारे पाकिस्तान की प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग और ये चिल मिल मॉर्निंग सबको मुबारक हो। और दुआ करते हैं कि आज का दिन ज़बरदस्त दिन रहे आपका और जो आपके जो डे प्लान्स हैं फैंटास्टिक तरीके से वो अकम्पलिश्ड हों। ज़िंदगी में जब इंसान को अपने आप को जब प्लान कर रहा होता है तो इंसान अपने प्लानिंग में एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखता है, वो होता है कि अपनी मॉर्निंग का, कि उसकी अगर मॉर्निंग अच्छी हो जाती है तो उसकी जो डे प्लान होती है वो ज़बरदस्त तरीके से हो जाती है। अच्छा, अमूमन ये देखा गया है जब आप अगर आपकी जो सुबह के टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि आपके इनर सेटिस्फाई होते हैं आप, और मतलब आपको अंदर से एक ऐसी खुशी महसूस हो रही होती है कि आपका पूरा दिन जो होता है बहुत अच्छा गुजरता है, बहुत एनर्जेटिक दिन होता है। और लेकिन इसमें एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि जो आपके डे प्लान में चीज़ें शामिल हैं, जो चीज़ आपने जो एक्टिविटीज़ आपने करनी है, जो काम आपने करना है, जो सख्त तरीन काम होते हैं वो आपके दिन के पहले हिस्से में मीन के मॉर्निंग फ्रेश में अगर आप उसको सर अंजाम देंगे तो वो आप एकदम से कर लेंगे। इसी लॉजिक ये है कि उस वक्त आप एनर्जेटिक होते हैं, बिल्कुल एनर्जेटिक होते हैं और उसके साथ साथ आपको करने की उसमें पावर होती है, आप तो वो आप डेफिनेटली आपको ये भी आइडिया होगा इस तरह के जो हमारे जो डे प्लान्स होते हैं उनमें एक चीज़ जो लेन देन का जो मामला होता है, जो पैसों की जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, वो फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, तो वो हमेशा दिन की जो लास्ट आवर्स होते हैं, जो दिन की मीन जब दिन ढलता है उस वक्त जाके तय हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ज़मीन का मामला हो गया, कोई या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो जिसने आपको सेल आउट करना है, या कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपने वहाँ पे प्लान के थ्रू आपने उसको बाई करना है या उसको सेल करना है, जो भी होता है। तो ये जब आपका आधा दिन गुजरता है तो उसके बाद जाके इसका हम लेन देन कर रहे होते हैं। इसकी जो लॉजिक है कि इंसानी जो मूड होता है, जो इंसानी जो रवैये होते हैं, वो आपको पता भी है कि जब चढ़ते सूरज के साथ इंसानी जो बिहेवियर होता है इससे में चेंजेस आ रही होती हैं। नजूमी बाबा, थैंक यू सो मच, आपने और हमें जब सूरज चढ़ रहा होता है तो इट मींस इंसानी की जो फीलिंग्स हो रही होती हैं, इनमें ग्रोइंग हो रही होती है, उनमें इनोवेशन हो रही होती है, इंसान फ्रेश हो रहा होता है। और जो ही जब सूरज जो एक टॉप लेवल तक पहुंचता है और वहाँ से उसका डाउनफॉल शुरू होता है तो इंसान के जो ख्यालात होते हैं वो भी सिमटने के करीब आ जाते हैं। पर जब शाम हो रही होती है तो इंसान डे प्लान्स को जब सिमटना शुरू कर देता है, और जिस तरह जब बिल्कुल जब शाम हो रही होती है, जैसे परिंदे अपने अपने घरों को जा रहे होते हैं, ऑफिस में छुट्टी हो रही होती है और फिर जो हाँ और हम सब जा रहे होते हैं, फिर जो हमारे जो डे प्लान होते हैं वो भी क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल नहीं जाज, आपने बहुत खूबसूरत बातें की। मुझे तो आज ये फील हो रहा है कि आज तो आपसे सब कुछ पूछ लेना चाहिए। भाई बाबा जी बताएं हमारा फ्यूचर क्या, बाबा जी बताएंगे हमारे हाथों की जो लकीरें वो क्या कह रही है। हाथों की लकीरों के ऊपर इंसान का बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते, जिनके हाथ नहीं होते। भाई शायराना अंदाज से जरा साइड हाथों की लकीरों में कुछ ना कुछ तो है। हाथों की लकीरों में लिखा है कि रब्बे कायनात की वो तकदीर का समर लिखा है, जो तेरे साथ रहने के हमने किए हैं वो वादे, वो एक एक पल तेरे साथ गुजरने का वो लम्हा लिखा है। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान की मॉर्निंग को बड़ी बड़ी गुड मॉर्निंग बना देती हैं। हमारे वालिदैन जब हमें आज आप बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं, क्या बात है? क्या वो कभी कभी कहते हैं ना कि आज सुबह तुमने खाया क्या था? क्या खाया था? एक्चुअली एज यूजुअल हमारा नाश्ता होता है, और लेकिन जब हम अपने व्यूवर से उनसे मिलने के लिए आ रहे होते हैं, गुड मॉर्निंग शो करने के लिए आ रहे होते हैं, तो ऑफ कोर्स वी हैव अ स्पेशल एनर्जी एट द सेम टाइम बिकॉज वी आर डिलीवरिंग द एनर्जी लेवल टू ऑल व्यूवर्स। बिकॉज यू नो कि जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं उनको देख के इंसान को बहुत ज़बरदस्त फील आ रही होती है। शर्म आनी चाहिए मीन्स के हमारे उस माशरे के उन लोगों को कि जो इस चीज़ को नहीं देखते कि अगर एक परिंदे हैं वो भी, मैं ये समझता हूँ कि डिसिप्लिन के तहत चल रहे होते हैं, चोटियाँ छोटी छोटी आंट्स वो भी डिसिप्लिन के तहत जा रही होती हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं और वो जब स्कूल और अपने कॉलेजेस में जा रहे होते हैं तो वो एक एग्जैक्ट परफेक्ट टाइम होता है, उस टाइम को प्लान करते हुए स्कूल कॉलेजेस की तरफ जा रहे होते हैं। और लेकिन पेरेंट्स का पंक्चुअल होना इस टाइम बहुत जरूरी है। लेकिन एक वो लोग होते हैं कि जो अपने दिन को स्पाइल कर रहे होते हैं और अपने मीन के इन कीमती लम्हात को वैसे ही फजूलियात में गुजार रहे होते हैं। अगर आपने किसी से नहीं सीखना, अपने छोटे छोटे बच्चों से सीखिए। अगर आप थोड़ा सा अगर आप उनको लेट करेंगे वो आपको जरूर कहेंगे बाबा मामा मुझे स्कूल से देर हो रहा है, देर हो रही है। या अगर आप नहीं भेजते तब भी उनका अब तो स्कूल भेज दो। और ये वो टाइम आ चुका है, कोरोना का एक अच्छा खासा हमने टफ टाइम गुजारा है, उसके बाद बच्चे अब तक
पहले तो बहुत इंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को कि भाई ठीक है छुट्टियां हैं, इंजॉय करो, ये करो, लेकिन जब उनको घर में कैद कर दिया गया, बाहर भी वो नहीं जा सकते, रिलेटिव्स के भी नहीं, पार्क्स भी नहीं, उसके अलावा कहीं पे भी वो नहीं जा सके, तो अब वो कहते हैं कि हमें और कहीं मत भेजो, बस हमें स्कूल भेज दो। स्कूल ही भेज दो। वो आपने भी देखा होगा कि जब आप शाम को अपने घरों में लौटते हैं और आपके बच्चों का यही ख्वाहिश होती है, उनकी ये तमन्ना होती है कि वो आपको आउटिंग पे ले जाएं, इवन दो कि आप कितने थके हो क्यों ना हो, लेकिन इसके बावजूद आप अपने बच्चों को कैरी करते हैं। और जो सराउंडिंग में जो पार्क होता है, जो खुली जगहें होती हैं या मार्केट होती है, वहाँ पे कुछ चीज़ें वगैरह आप उनको लेके दे रहे होते हैं। इसकी जो मेन वजह यही होती है कि इस कोरोना ने सबकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करके रख दिया और बच्चे तो अपने घरों में कैद होकर रह गए। जिन बच्चों ने जो वीकेंड के ऊपर उन्होंने घूमना होता था, पार्क्स वगैरह में जाना होता था और डिफरेंट किस्म के सेहत अफजा मुकाम पे जाना होता था, अब उनकी तो छुट्टी हो गई, लेकिन उनका यही है कि जब स्कूल में जाएंगे, जब स्कूल से वापस आएंगे, फिर अपने अम्मी अबू का इंतजार कर रहे होते हैं। हम हमेशा सिर्फ उन बच्चों की ही बात क्यों करते हैं जो कि जिनके पेरेंट्स इजीली उनको बाहर लेकर जा सकते हैं, कहीं आउटिंग प्लेस पर वो जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपनी हॉलीडेज। हम उन बच्चों की बात क्यों नहीं करते कि जिनके पास खाने को पैसे भी नहीं है। मैं आपके साथ एक स्टोरी जो है वो शेयर करती चलूँ। इजाज़, कुछ ऐसा हुआ कि 2 दिन पहले एक बाप ने अपने 4 बच्चों समेत क्या किया, खुदकुशी कर ली इस वजह से कि उसने बैंक से लोन लिया था। बैंक वाले डेली आकर उसको तंग करते थे और उसके बाद जो वो फादर था उसने अपने 4 बच्चों को खुद भी जहर दे के वो मर गया। क्यों मर गया बताए ना। वो इसलिए मर गया कि देखिए इस माशरे के जुल्म और इस सितम ज़रीफ़ी की इंतहा देखिए कि जब इस माशरे में हमेशा इज़्ज़त उसी की होती है कि जब वो समहाउ में बात कर रहा होता हूँ कि गरीब की इज़्ज़त उसी वक्त होती है जब वो इस दुनिया से जा रहा होता है, जब वो इस ज़िंदगी में रहता होता है, इस दुनिया में रह रहा होता है, तो किसी को उसका ख्याल तक नहीं आता। लेकिन जो ही इंसान इस दुनिया से कोच करता है, अगले जहाँ की तरफ जाता है, तो इंसान की इज्जतें रफ़तें बढ़ जाती हैं। मैं हैरान इस बात पे होता हूँ आकाशा कि कुछ लोग ऐसे भी, तो आपने उससे फादर की मिसाल दी, मैं जीती जागती आंखों वाला के वाक़ा आपके सामने एक और रखूँगा कि एक आदमी था और उसके वालिदैन बूढ़े थे और वो अपने वालिदैन की ज़्यादा केयर नहीं कर रहा था और सब लोगों को पता था कि मतलब इंतहाई सेल्फिश किस्म का आदमी है, केयरलेस किस्म का आदमी है। तो जब उसके वालिदैन की डेथ होती है तो वो आदमी जब अपने अहले मोहल्ला को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को मतलब अपने जो स्टेटस शो करने के लिए जो उसने वहाँ पे 40 कराए या स्वयं की दुआ कराई, तो बेशुमार लोगों को उन्होंने वहाँ पे मदऊ किया और वहाँ पे लाखों रुपए खर्च किए, उनकी खिदमत वाज़े की, तरह तरह के खाने वहाँ पे बने, सब कुछ हुआ। तो किसी ने उससे पूछा कि साहब अगर काश ये वाले जो पैसे आप जो हमें खिला रहे हैं, जो यहाँ पे फजूलियात उड़ा रहे हैं, इन्हीं पैसों से अगर आप अपने वालिदैन की खिदमत कर लेते, उनके इलाज करा लेते और ये पैसे अगर आप अच्छा खाना उनको अगर प्रोवाइड कर लेते, तो मतलब आपकी तो ये दुनिया तो इसमें आपको कामयाबी मिलनी थी और आपको आखिरत में भी अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाता। लेकिन दुख की बात यह है कि हम ये भूल जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि जो हमारे जो गैर हैं वो हमारे अपने हैं, जो हमारे अपने हैं ये हमारे लिए गैर हो जाते हैं। लेकिन जो असल जो ज़िंदगी की जो कामयाबी है आपके वालिदैन के उठे हुए हाथों के पीछे है। हम पीरों की और हम जो डिफरेंट किस्म के मज़ारात का रुख करते हैं, ज़रूर हमें वहाँ पे भी जाना चाहिए, लेकिन जो असल जो पीर होते हैं, जो असल जो हमारे जो शहनशाह होते हैं, जो असल जो दिल से दुआ देने वाले होते हैं, वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। अगर आपके पेरेंट्स अगर आपको दिल से दुआ देंगे, अगर आपके पेरेंट्स अगर आपके साथ चलेंगे, अगर आपके पेरेंट्स का अगर आपका और उनका साथ होगा, तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी कि जो आपको डिफीट कर सके। लेकिन हम बार बार भूल जाते हैं, हम बार बार ये चीज़ भूल जाते हैं। बहुत खूबसूरत बात की आपने इजाज़, और वाकई आज बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो आपने हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर की और मैंने भी बहुत कुछ सीखा आपसे। थैंक यू सो मच। और हमने बहुत कुछ सीखा। और हाँ बिल्कुल, क्या सीखा आपने? मैंने आपसे ये चीज़ सीखी है कि इंसान का एहसास होना चाहिए। देखिए अगर फॉर एग्जांपल किसी भी मामले के तहत, किसी भी इशू के तहत, किसी मजबूरी के तहत अगर एक इंसान आपके पैसे नहीं दे रहा तो उसको टीज नहीं करना चाहिए। कहाँ पे लिखा है कि उस मायदे में कहाँ पे लिखा? मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए। तो नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, जो आपने जो हमारे सामने वाक़ा रखा आपने कहा काशा मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, मैं समझी आपने सीखा नहीं, आपसे ये सीखा कि आपको उस बात से हमने जो हमारे जो सुनने वाले हैं उनको उन्हें ये जरूर सीखा है कि अगर कोई इंसान आपसे लोन ले भी लेता है तो मेरे ख्याल में हमें उसकी केयर करनी चाहिए। और यही इजाज़ सफेद पोश कुछ लोग हैं जिनकी वजह से मतलब कि हमें इन लोगों की केयर करनी चाहिए। हम जब ऐसे में उस इंसान ने लोन लिया होगा, पता नहीं उसने किस मजबूरी के बायस लोन लिया होगा, लेकिन जो उसके देखने वाले थे, सुनने वाले थे, जो उसके रिश्तेदार थे, रिलेटिव्स थे, उन्होंने क्या सोचा होगा कि भाई अगर इसने लोन लिया तो भाई ये दे भी सकता होगा। उन्होंने कभी भी उसके बारे में ये नहीं सोचा कि हो सकता है कि उसके घर में जो फाके हैं हम जाके एक दफा पूछ तो लें, हो सकता है जो हम किसी और को डोनेट करें वो मुस्तहिक हो इस चीज का, और आज वो क्या है कि इस दुनिया में नहीं है। इस चीज वो दुनिया में नहीं है। बेशुमार ऐसी एग्जांपल यहाँ पे होती हैं कि जब वालिदैन होते हैं, अल्लाह ताला
सबकी वालिदैन का साया सबके बच्चों के बता सुबह क़यामत तक कायम दायम रखे। वालिदैन एक ऐसी अनमोल नेमत होती हैं कि जब वो आपके साथ होती हैं तो आपको किसी चीज़ का डर नहीं होता। या मतलब काम आप खुद भी क्यों ना कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने वालिदैन की मौजूदगी का ये एहसास से काफ़ी होता है कि मेरे पीछे तो कोई है। और जब अल्लाह ताला ना करे किसी के वालिदैन अगर चले जाते हैं तो फिर इंसान के साथ पूरी दुनिया भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इंसान तन्हाई का शिकार होता है। इंसान को वो आसरा चाहिए होता है, इंसान को वो कंधा चाहिए होता है कि जहाँ बैठ के इंसान अपने आप को मोटिवेट करे और अपने आप से सीखे, अपने आप से सवालात करे। बेशुमार किसी भी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान दूसरों से सीखता है, लेकिन जब इंसान थक जाता है, इंसान समटाइम ये होता है कि हिम्मत हार जाता है, उसको हौसला देने वाला कोई भी नहीं होता। जब इंसान किसी मुश्किल में गिर जाता है, माँ बाप की कमी का एहसास होता है, लेकिन ये वही माँ बाप होते हैं, लेकिन जब मतलब वो जिंदा होते हैं तो उनको फिक्र होती है कि हमारे बाद हमारी औलाद का क्या होगा। हमेशा जो एक वालिदैन होते हैं, एक खास तौर पे जो बाप होता है, उसको ये ख्याल होता है अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर मैं दुनिया से चला जाता हूँ उस जाने से पहले तक मैं क्या करूँ कि अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा बनाकर चला जाऊँ जिससे तमाम जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाए, मेरे जो बच्चे हैं उनको बाद में किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अपने इस मॉर्निंग शो का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन क्या यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं यहाँ पर ब्रेक लो, हमारे साथ रहिएगा। माय डियर व्यूअर्स, वेरी मच वेलकम बैक। एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद आकाशा यासीन एंड मोहम्मद इजाज बशीर। Right now we are together and as usual, you know very well, we are enjoying coffee and tea also. लेकिन ऐसे मौसम में चाय तो बनती है। अभिनंदन जब आया था यहाँ पे तो भाई उस टाइम उसके चाय की बहुत ज्यादा तारीफ की थी, तो हमें पता होना चाहिए पाकिस्तानियों की चाय बहुत अच्छी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। पाकिस्तानी की चाय हमेशा याद रहती है, कभी भूलने वाली दिलाती भी है। एग्जैक्टली, याद दिलाती भी है। बहुत पता भी है कि जब 1965 में जो वॉर हुई थी तो इंडियन ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि हमने नाश्ता करना है लाहौर में जाके, लेकिन पाकिस्तान कभी भूलते नहीं है, उन्होंने ख्वाहिश को पूरा किया। और आपको ये भी पता होगा कि 27 फरवरी 2019 को बस सिर्फ इतना थोड़ा सा फर्क था तो हमने उनको चाय पिलाई, नाश्ता भी कराया और बड़ी इज्जत के साथ उनको। और आई थिंक सो आज तक अभिनंदन को वो चाय जरूर याद होगी और हमेशा वो कहते होंगे कि भाई एक मतलब फिर मुझे जाना चाहिए, वो वाली चाय पीनी चाहिए। हाँ, एक अभिनंदन नहीं बल्कि इंडियन की पूरी जो कौम है और इंडियन की नस्लें हैं, इंडिया को हमारे पाकिस्तान की चाय कभी भी नहीं भूलने वाली। बिल्कुल याद रखेंगी। इसलिए फर्क थोड़ा सा आकाशा, फर्क ये है कि एक वो चाय थी जो उन्होंने जबरदस्ती पीने की कोशिश की थी और एक वो थी जो हमने जबरदस्ती पिलाई थी, और वो जबरदस्ती पिलाई थी। फर्क ये है। आप ये बताएं कि आपने कौन सी चाय पीनी है? जबरदस्ती वाली चाय पीनी है? अच्छी वाली स्ट्रॉन्ग सी चाय पिए ताकि एनर्जेटिक बनाए आपको और आपका पूरा दिन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग गुजरे। इसी के साथ ही बढ़ेंगे अपनी फर्स्ट टॉप स्टोरी की जाने, जो कि है इंसान, जो ऐसा इंसान है इस दुनिया में मौजूद जो कि 2 एटमी धमाकों के बावजूद जिंदा रहा है। ऐसा हो सकता है? 2 एटमी धमाके उसके ऊपर हुए हैं या उसने खुद किए हैं? हाँ, ये वाकई अब पूरी खबर पढ़ते हैं फिर उसके बाद पता चलेगा उसने खुद किए हैं। आकाशा का जी जो बड़ा हार्मफुल किस्म का क्वेश्चन है और मैं ये समझता हूँ आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हाँ, ये बच भी सकते थे, लग ये वो साहब हैं कि जो जिनके ऊपर बच गए 2 एटमी धमाकों के बाद ये जिंदा रहे। हाँ, और ये कैसे रहे ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। टोक्यो जापान का एक शहर है, वहाँ पे एक ऐसा शख्स मौजूद है जो हीरो नागासाकी में अमेरिका की जानिब से किए गए 2 एटमी हमलों में मौजूदाना तौर पर बच गया था और आज भी जिंदा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन पर किस्मत की देवी बहुत मेहरबान होती है और मेहरबान भी ऐसी कि मौत भी कई बार रास्ते में आए, लेकिन मौत के भाई बहुत बड़ी गलती होगी। जैसे कोरोना पाकिस्तानियों से पनाह मांगते हैं, मौत ऐसे इंसानों से पनाह मांगती है। बिल्कुल, हिरोशिमा और नागासाकी पे जब ये एटम बम गिराए गए अमेरिका की जानिब से, तो उस वक्त की जो दास्तान थी, आपने ये भी देखा होगा कि वो जो एरिया था बड़ा हरियाला और ज़बरदस्त किस्म के वहाँ पे दरख्त और पौधे और सब कुछ था, लेकिन उसके बाद आज दिन तक उस एरिया में हरियाली नहीं है और अगर हुई भी है तो ना होने के बराबर है। और जो बच्चे और जो लोग उसके बाद जितनी भी जनरेशन आज दिन तक पैदा हो रही है, तो उसके बारे में कहा जाता है कि वो लोग कोई ना कोई अपनी जिस्मानी मर्ज का शिकार हुए हैं, अपाहिज हुए हैं या कुछ ऐसी बीमारी में लाक है। मतलब वो नॉर्मल लोग नहीं है जो वहाँ पर पैदा हो रहे हैं। एक ऐसा ही खुशकिस्मत आदमी है जो कि टोटो मायागोची है। दुनिया के इस खुशकिस्मत तरीन शख्स की कहानी इतनी नाकाबिल यकीन है कि किसी फिल्म में भी देखकर यकीन नहीं आता, मगर ये हकीकी तौर पर इस दुनिया में ही हुआ है। इसी दुनिया की दास्तान है, हकीकी दास्तान है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसका ये मरकजी किरदार है। नागासाकी का रहायशी
ये जो हीरो है जो बच गया था, हिरोशिमा गया तो वहाँ इसकी मौजूदगी में एटम बम गिरा। इस हादसे में इसके जिस्म का थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा हिस्सा जला, लेकिन मामूल के इलाज के बाद वो सेहतमंद हो गया। वापिस अपने शहर नागासाकी पहुंचा तो तीसरे दिन नागासाकी में भी एटम बम गिरने का वाकया जो था पेश आया। इस बार भी वो मुकम्मल तौर पर सही सलामत रहा। हिरोशिमा और नागासाकी में होने वाले दुनिया के इस अजीम सानहे के बाद ये जो इंसान था कई साल जिंदा रहा और बुढ़ापे में इसकी मौत निमोनिया से हुई। मतलब आप किसी इतनी बड़ी बड़ी आफात से आप बच जाते हो और कोई छोटी सी चीज लेके आपको बैठ जाती है, लेकिन मौत फिर भी इसने मौत बरहक है, मौत आनी है। लेकिन आपको एक मजे की बात ये बताएं कि इसकी छड़ी इसके हाथ में तभी थी कि जब इसके दोनों शहरों के हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए गए। लेकिन इसका कहना ये था कि छड़ी उस वक्त भी मेरे हाथों में थी और जहाँ पे मेरे सामने जो लहरें आती थी वो वेव्स आती थी और मैं छुप जाता था किसी ज़मीन की तह में। इवन दिन की इसके जो रिपोर्ट में जो ये लिखा है कि वहाँ पर जो ताबकार जो शाएँ थी, जो वेव्स थी, इस कदर सख्त थी कि मेरे सामने में देखता था कि जो इंसान पिघल रहे थे उनके गोश्त, उनके जिस्म से, उनके बॉडी से गोश्त पिघल के नीचे गिर रहा था। लेकिन अल्लाह ताला कुछ ऐसा ये कह रहा था मेरे पे ऐसा कर्म है कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो मज़े की बात आकाश आपने यहाँ पे इस की स्टोरी में आपने देखा भी होगा कि आपने देखा कि पूरे का पूरा शहर तबाह हो गया, पूरा वो मुल्क तबाह हो गया, लेकिन ये इंसान वहाँ इसने अकेले वहाँ पे सर्वाइव किया। और कहते हैं कि जब 20-22 दिनों के बाद इस इंसान ने वहाँ पे उस एरिया से मूव किया, कहते कि मैं काफ़ी दिन वहाँ पे भूखा भी रहा और मुझे खाने का कुछ मिल भी नहीं रहा था। कंफर्म सी बात है, कैसे मिलता, लेकिन अपने आप को फिर भी संभालते हुए ने वहाँ पे सरवाइव किया। इजाज़ अगर हम सोचे खुद को वहाँ पे रखे तो यकीन जाने इतने लोगों की, मतलब इतना पूरा मुल्क अगर एक तबाह हो जाए, एक आप एक ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे सिर्फ आप ही हो, कोई नहीं हो, तो इंसान हिम्मत हार बैठता है। इंसान ये सोचता ही नहीं है कि आगे मैं यहाँ पर रह भी पाऊंगा नहीं। इसी तरह का एक और वाक़या आपके साथ शेयर करती चलूँ। एक इंसान था जो कि 7-8 हादसात के बाद, मतलब ऐसे वो हादसे थे कि उसमें पूरा प्लान जो था वो क्रैश हो गया, उसमें जितने लोग थे वो सब मर गए, लेकिन वो एक बंदा जो था वो बीच में जिंदा रहा। कई दफ़ा उसके हादसे हुए, ट्रैफिक हादसात में बहुत ज़्यादा, मतलब वो सर्वाइव कर गया, वो रह गया और फिर आखिर में यही हुआ कि किसी मामूली से मर्ज की वजह से उसकी डेथ हो गई। और यही हमने कराची में देखा था। कराची में जब प्लान क्रैश हुआ था तो उसमें 2 इंसान ऐसे थे जो बच गए थे, है ना। इससे एक चीज़ हमें हमारे जहन में जाती है काशा, आपने इस जो हिरोशिमा और नागासाकी का जो वाक़ा आपने पेश किया, देखो कि जो जितने भी बम वहाँ पे गिराया गया और उसके बाद पूरा शहर वो मलियामेट हो गया। अब यहाँ पे एक इंसानियत के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं कि इंसान को अगर दुनिया की तमाम आसाइशें दे दी जाएँ, इंसान को चाहे उसके बैंक बैलेंस हो, इंसान प्रॉपर्टी हो, सब कुछ जो उसकी ख्वाहिश हो सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन इंसान को अकेला रखा जाए और पूरी दुनिया को कोई और इंसान वहाँ पे हो ही नहीं, सब आसाइशें हों, सब सहूलियात हों, फैसिलिटीज़ हों, लेकिन इंसान वहाँ पे अकेला हो। आप मुझे बताएं क्या उस इंसान की ज़िंदगी में सुकून होगा? कभी भी नहीं हो सकता। तो दूर की बात, वो इंसान आई थिंक 24 घंटों से ज़्यादा वो रह ही नहीं सकेगा। अब देखो कि जो हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिरा गया उसके बाद ये आदमी वहाँ पे अकेला बचा, तो इसके लिए पूरा का पूरा शहर इसका अपना था। अगर चाहता तो हाँ ये मेरा है, ये मुल्क मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, लेकिन किसके लिए है? कहते हैं कि जब इंसानियत की जब कदर करेंगे, तो अगर हम आज हैं, हम जो कहते हैं कि फ़लाँ इंसान फजूल है, उसके साथ बात नहीं करो, हमने फ़लाँ के साथ अब फजूल की नफ़रतें पाली हुई हैं, नाराज़गियाँ पाली हुई हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ये इंसानियत की इंसानी कदर तब आती है जब इंसानियत पास से नहीं होती। आप किसी वीराने में चले जाएँ, वहाँ पे इंसानियत का आवाज़ ही ना हो, वहाँ पे जस्ट मतलब कुछ भी ना हो, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा यार कोई यहाँ पे बस्ती हो, मैं वहाँ पर चला जाऊँ। बस्ती वालों ने आपको कुछ भी नहीं देना होता, कोई खाना भी नहीं देना, कुछ भी, जस्ट आपको एक इंसान जो इंसानियत के जो नाते अगर आप वहाँ पे जाएंगे, जब आपको बस आपको ये ख्वाहिश होगी कि मुझे कोई नजर आना चाहिए, कोई मेरे साथ होना चाहिए, बेशक वो मुझसे बात ना करे, लेकिन एटलीस्ट कुछ लोग तो हों जो मेरे आगे पीछे हो। तो इंसान कभी भी अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता, अकेला नहीं रह सकता। लेकिन आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये जो हीरो एक बैठा हुआ है, और यकीन जानिए कि इसने कैसे अकेले सर्वाइव किया होगा। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इसने अकेले कैसे सर्वाइव किया होगा। खबरदार इजाज, अब आपने झूठ बोला। अब आप अगर झूठ बोलेंगे तो मेरे पास एक ऐसी चीज है जो मुझे पता चल जाएगा कि इजाज साहब झूठ बोल रहे हैं। पता है कैसे? क्योंकि मारिन ने झूठ पकड़ने का एक और नया तरीका जो है वो दरियाफ्त कर लिया है। पेरिस फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी है जहाँ के माहिरीन ने एक दिलचस्प तजुर्बा किया, जिसमें सिर्फ आवाज़ की
शिद्दत और झूठ के दरमियान ताल्लुक वाज़ेह करने की कोशिश की और एक है। ऐसी वो वेव्स होती हैं जो आपको इसको स्नफ कर सकते हैं, और आपकी जो नोज होती है, आपकी उंगली से भी, फिंगर से बड़ी हो जाती है। आपको सिगरेट भी दिखाई दे रहा है? लाइक सीरियसली नहीं, इट्स मीन ये जो आप स्टोरीज बना रही हैं, आप स्क्रीन से देखे तो स्टोरीज बना रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब है मुझे जो असल खबर है वो व्यूअर्स के साथ शेयर करनी चाहिए। मैं तो आप पे एतबार करके बैठ गई थी और आपसे कहती खबरदार झूठ बोला, मुझे पता चल जाएगा। अब मुझे पता चल गया। अब आप ये देख सकते हैं कि साहब के साथ क्या होगा अगर आपने झूठ बोला। तो अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आपकी 11वीं उंगली भी हो जाए तो फिर आपके सामने है, आपके चेहरे पे सजा दी जाएगी। नहीं, मैं आपके साथ जो असल हकायक है वो शेयर करती हूँ, क्योंकि मीडिया जो है हमेशा पॉजिटिव अगर इमेज दिखाए तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, ना कि अपनी तरफ से जो मन घड़त कहानियाँ होती हैं वो आपके साथ बयान करें। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस तहकीक के लिए फ्रांसीसी कौमी मराकज़ जो है बराए साइंसी तहकीक ने भी कलीदी किरदार अदा किया। तजुर्बे के दौरान मालूम हुआ कि आवाज़ की पिच, बोलने की शरह और शिद्दत भी बता सकती है कि बोलने वाला झूठ बोल रहा है या सच से काम ले रहा है। माहिरीन का कहना है कि किसी आवाज़ में गौनायत इसके सच बोलने की मालूमात दे सकती है। ऐसा यूं होता है कि दिमाग जुबान का साथ नहीं दे पा रही थी। अमूमन देखा जाता है इजाज़ कि जब हम झूठ बोलते हैं तो हमें खुद फील हो रहा है जैसे हमारा रंग जो है वो कहते हैं रंग उड़ गया, रंग उड़ गया, या अल्फाज जो है इधर उधर हो रहे होते हैं। तो मतलब दूसरा लफ्ज़ों का चुनाव ठीक नहीं हो रहा होता, इंसान का रब्त तो इंसान काम नहीं कर पाता। और वो कहते हैं ना झूठ हमेशा छुपा हुआ नहीं रहता, मतलब जो सच होता है वो हमेशा एक जैसा ही रहेगा, लेकिन झूठ जो होता है वो अपनी और आपकी निगाहें झुकी रहती हैं और आप किसी आंख तक नहीं मिला सकते, और आप अपने उस स्टेटस्कोपिक माइंड को बचाने की बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं, चिल्लाके दिखा रहे होते हैं। ये तो हम भी कर सकते थे कि ऐसा होता है कि दिमाग जो होता है वो जुबान का साथ नहीं दे रहा होता और आवाज़ धीमी हो जाती है और यूं अल्फाज पर जोर भी कम हो जाता है, क्योंकि हाँ ये तो सबको पता है भैया, आप लोगों ने को बड़ा काम किया। लेकिन साइंस ने और क्या किया है ये बताएं हमारे सुनने वालों। हाँ, और क्या किया ये बताने आपको। यूं अल्फाज पर जोर भी कम हो जाता है क्योंकि बोलने वाला जानता है कि वो गलत बयानी क्यों कर रहा है। इस कैफियत को प्रोसोडी भी कहा जाता है, जिसमें अल्फाज और जुमलों के बजाय आवाज के जीरो बम को देखा जा सकता है। ये क्या और देखिए एक चीज मैं आपके सामने रखूंगा, अच्छा बहुत जबरदस्त आपने, अगर जब आप भी झूठ बोलते हैं मुझे पता हाँ, और एक चीज आपने बहुत प्यारी की कि झूठ बोलना वैसे बहुत गुनाह है, और आज से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमारे सामने फरमाया कि जो इंसान झूठ बोलता है तो जो रहमत का फरिश्ता होता है वो उससे 40 गज दूर हो जाता है, और 40 दिन तक उसकी जो इबादतें होती हैं वो कबूल नहीं होती, और फिर जो उसके मुंह से ऐसे गंदगी वेव्स निकलती हैं, ऐसी बदबू निकलती है कि रहमत के फरिश्ते उससे कोसों दूर चले जाते हैं। अब ये देखिए एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान को 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं। तो क्या ख्याल है कि अगर इंसान, और फिर इंसान दूसरों की निगाह में गिर भी जाता है। अगर एक सच बोलने से अगर किसी का अगर हम मैं ये समझता हूँ कि दिल जीत नहीं सकते, एटलीस्ट वो जो आपका जो दुश्मन भी होगा वो आपका दोस्त जरूर बन जाए। बिल्कुल बन जाएगा। इजाज़ बहुत खूबसूरत बीच बीच में जो आप एग्जांपल्स शेयर करते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ, यकीन माने उसका फीडबैक हमेशा बहुत पॉजिटिव आता है। एनीवेज थैंक यू सो मच। आपको बोलूंगी कि आप ये सुनते हैं, ये सब कुछ आप सुन रहे होते हैं, थैंक यू सो मच। उसके साथ देख नहीं रहे होते आवाज बंद करके, बल्कि आप ऐसे सुन भी रहे होते हैं, सबसे अच्छी आवाज, सबसे अच्छी बात हमें आपकी ये लगती है कि आप हमें सुनते हैं, आप हमें सुनते हैं। और अमूमन दुनिया में जो सबसे मुश्किल काम है वो है दूसरे को सुनना, क्योंकि हम सुन नहीं सकते, हमेशा हम बोलना जानते हैं, सुनना बहुत मुश्किल लगता है। और ये हमें बाद लोग ऐसे होते हैं कि जो क्या होते हैं, अच्छे लिसनर्स नहीं होते। हाँ, इंसान का हमेशा अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। लेकिन समटाइम आप कुछ ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि मैं अच्छा लिसनर बन के चुपचाप बैठ के अच्छी बच्ची बन के सुनना पसंद करता हूं। नहीं, आपको तो कभी मैंने ये नहीं कहूंगा कि आप यहाँ पे लिसनर बन के बैठे, बिकॉज आप तो यहाँ पे मानिश होस्ट कर रहे हैं, तो आपको तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छा होस्ट मेरे बराबर बोलना चाहिए, बल्कि आपको तो बोलने भी नहीं देना चाहिए। हाँ, नहीं इतना भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट खबर है भाई, मैक्सिको महबूबा से मुलाकात के लिए सुरंग बनाने वाला पकड़ा गया। भाई क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी ये काम करने की? क्या पेरेंट्स इजाजत नहीं दे रहे थे कि आपने सुरंग बना ली? अब देख सकते हैं आप हमारी स्क्रीन पर। अब इससे पहले आपने ये सुना होगा कि मिलने के लिए कितनी एफर्ट की गई है। हाँ, और अब यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि लोगों ने दूध की नहरें भी खोद के निकाली, लेकिन इसकी एक जिंदा एग्जांपल है दूध की नहरें। अब आप झूठ बोल रहे हैं, अब मुझे वो बनना पड़ेगा कि भैया आप झूठ बोल रहे हैं, आपका दिमाग आपकी जुबान के साथ दे रहा है या नहीं। ससी पुन्नू, सोनी महिवाल, और इसके बाद उसने ये कहा था, हाँ, उसने ये कहा था कि अगर आप इनसे शादी करेंगे तो जब तक आप उस पहाड़ से दूध की नहर नहीं लाएंगे तो हम शादी नहीं होने देंगे। सुनने में ये आया कि कहानी है, तो फिर दूध की नहर आई या शहद की नहर है, आई डोंट नो, वो फिर मिले नहीं एटलीस्ट एंड पे। तो लेकिन वो मिले या ना मिले, लेकिन हमारे साथ अगर दूध की नहर मिल गई होती तो वो मिल गए होते, अगर नहीं मिली तो समझ आए ना वो नहीं मिली। हाँ, इट मीन, लेकिन ये शायद ये वही नहर तो नहीं है। नहीं, ये नहर नहीं है,
ये सुरंग खोदी गई है, महबूबा के घर तक खोदी गई है, महबूबा से मिलने के लिए, हो सकता है अपने बेडरूम से महबूबा के बेडरूम तक हो। देखते हैं कि भाई हुआ क्या एक्चुअल में। मैक्सिको में शादीशुदा औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार शहरी को महबूबा से मुलाकात के लिए उसके घर को खोदना महंगा पड़ गया, उसके घर को ही खोद दिया भाई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक शहरी है वहां पे शादीशुदा औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार था और इसे अपनी मोहब्बत खुफिया रखने के लिए सुरंग बनाई ताकि मुलाकात में आसानी मोहब्बत को डुबो सके। हाँ, मोहब्बत को डुबो सके और उनके ताल्लुक से कोई आगाह भी ना हो सके। माशाल्लाह, अल्बर्टो और उसकी शादीशुदा महबूबा के दरमियान सुरंग के जरिए मुलाकातों का सिलसिला जारी था कि एक रोज खातून के शौहर जो था, उसका शौहर, उसने अल्बर्टो से मुलाकात का इल्म हो गया और उसने क्या किया, खातून के शौहर जॉर्ज को देखकर सोफे के पीछे छुप गया भाई महबूब। और खातून के शौहर ने सोफे के अक्स में देखा तो एक गड़ा बना हुआ था। जबकि वो उस गड़े में उतरा तो हैरान रह गया कि वो गड़ा दरअसल एक सुरंग थी जो अल्बर्टो के घर तक जा रही थी। जॉर्ज ने, जो उसका शौहर था खातून का, उसने क्या किया, उसके जरिए अल्बर्टो के घर पहुंचा। जॉर्ज और अल्बर्टो में झगड़ा हुआ और पुलिस ने अल्बर्टो को गिरफ्तार कर लिया। क्या होगा अल्बर्टो के साथ? अल्टीमेटली अल्बर्टो गिरफ्तार हो गया और उसकी मोहब्बत अंजाम तक पहुंच गई। लेकिन ऐसा कभी आप नहीं कीजिएगा। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, लेकिन दिल से रखा होगा। हाँ। और ऐसे काम करने के लिए, लेकिन आपने ऐसा कभी भी कुछ नहीं करना। ये हम वो चीज़ें बता रहे हैं कि इससे आप किसी को हासिल नहीं कर सकते सवाए रसवाई के। अगर ये बात अगर आज हमारे इस JNN स्टूडियो पे आ गई है और यहाँ से हमने आपके घर तक पहुँचा दिया है अल्बर्टो की ये मोहब्बत कहानी तो बिना समझ आए, आई थिंक सो, जैसे हीर रांझा को साही माही क्या था यार वो, इन सबको अगर आज तक याद रखा जा रहा है तो आप समझ आए कि फिर ये अल्बर्टो जो है ये भी वो हीरो बन गया, बस इसको भी याद रखा जाएगा। मुनफरिद चारपाई की कीमत 90,000 रुपए से ज्यादा नहीं। ऐसा क्या उस चारपाई में कोई आजकल तो देखें गोल्ड इतना महंगा हो गया तो ऐसी चारपाइयां जब सामने आएंगी, नहीं ये हो क्या रहा है PTI गवर्नमेंट में, आपके चारपाइयों को भी आग लग जाएगी। शायद ये देख लें कि है क्या। नहीं शायद ये ड्रोन चारपाई होगी। नहीं मैं मुझे देखना पड़ेगा ये एक्चुअल में है क्या। अब मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। न्यूजीलैंड की कंपनी ने नोयत की मुनफरिद चारपाई को फरोख्त के लिए पेश कर दिया है। भाई ये न्यूजीलैंड में हुआ है। चारपाई की कीमत इतनी मुकर्रर की गई है कि सार्फिन जो हैं वो दंग रह गए हैं। सार्फिन क्या, हम भी दंग रह गए हैं, देखने वाले सभी दंग रह गए कि ऐसा क्या है भाई इसमें, ये जानने की कोशिश जारी है। ये उड़ने वाली है। इससे पहले कि मैं खुद बताऊं, आप बताएं आपके माइंड में क्या आ रहा है? मेरे ध्यान में यह है कि इसमें कोई ये रिमोट कंट्रोल चारपाई होगी। हाँ, नहीं मुझे आ रहा है कि बस इस पे बैठोगे और हमें यहाँ पर ले जाओ, हमें वहाँ पर ले जाओ, यही आ रहा है। चलिए आप देखते हैं कि एक्चुअल में है शायद इसके साथ कोई ड्रोन टेक्नोलॉजी एडजस्ट कर दी गई हो, एक छत से दूसरी या इसके ऊपर कोई चिराग, नहीं चिराग वाला जिन होता था ना, तो ये चारपाई चिराग की तरह वो करना पड़ता हो, रगड़ना पड़ता, और ये कहती हो हाँ जी क्या हुक्म है मेरे आका, और हम कहते होंगे भाई हमें फलाने। शायद मेरे मन में ये भी आ रहा है कि शायद ये ऐसी चारपाई होगी जब आप इसके ऊपर जब लेटे तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर ब्लैंकेट आ जाए और ऑटोमेटिकली वो आपको तो नींद नहीं आएगी। मैं आपको बताती हूँ, आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको बताऊंगी कि भाई ये चारपाई का है, ये एक्चुअल में है क्या। न्यूजीलैंड की कंपनी ने रवायती चारपाई तैयार की है जिसे वांटेज इंडियन डे बेड का नाम दिया गया है। कंपनी का कहना है कि मुनफरिद चारपाई है। वांटेज इंडियन डे बेड की कीमत $800 है, 90,000 रुपए से ज्यादा मुकर्रर की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की जानिब से ये कीमत सेल पर, अभी भी ये सेल है, ये वो सेल है जो यहाँ पर लगती है इस्लामाबाद में कि भाई 70% ऑफ, और लोग जो हैं जो उधर जो भाग रहे होते हैं भाई हम ये परचेज कर ले, वहां जाके पता चलता है जो चीज़ है वो 10,000 की और 70% ऑफ पे वो आपको 3,000, 4,000, 5,000 की मिलेगी। तो फिर ये तो वही हो गया ना कि भाई ये अभी भी सेल पर चारपाई लगाई गई है, जबकि इसकी असल कीमत $1,200 है, यानी 1,21,000 रुपए थी। और आप भी इसको खरीद सकते हैं। हाँ खरीद सकते हैं। चारपाई पर पाक में एक आम घरेलू फर्नीचर है और तकरीबन हर घर में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी ने ये फरोख्त के लिए पेश करदा चारपाई की भारत से ही हासिल की और भाई जिनसे खरीदी उन्हीं को चुना लगाया जा रहा है। मुझे लग रहा था इसके जो पाए हैं देख के, इसकी जो साइड लगी थी स्टोर से देख के मुझे फील हो रहा था कि ये इंडिया की होगी। अच्छा, क्योंकि उनकी कैप्स होती हैं ऐसी होती हैं। हाँ उनकी ऐसी होती हैं। लेकिन आई थिंक सो इस पे तो पूरा इंसान भी हाँ, लेकिन मतलब इजीली आज जो हिंदुइज्म आप कुछ भी कर सकते हैं कि कैसे भी लेट सकते हैं, सुबह भी लेट सकते हैं, इस पे बैठ के सिर्फ आप कप पी सकते हैं। और एक और चीज मैं आपको सामने रखूं कि ये ऐसे मुकद्दस चारपाई है उन लोगों के लिए जिस तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पार्लियामेंट हाउस की बाहर जो बांधी वो मुकद्दस बहसें थी
जिनके लोग बड़े शौक से खरीद रहे थे। मैंने कहा यार ये आप क्यों खरीद रहे हैं, कितने के लेकर के 9.5 कुछ लाख भी हो, ये नवाज शरीफ साहब की है। हाँ, मैंने कहा कि 9.5 लाख रुपए की आपने भैंस क्यों ली है? हाँ। अगर ये तो अगर आप मार्केट में किसी और से तो लेते तो 2-3 लाख 2-3 लाख का। नहीं, ये असल बात ये है कि बात इसकी कीमत की नहीं है पाजी, बात ये है कि ये मियां नवाज शरीफ की भैंस है ना, ये भैंस तो मैं है, अच्छा ये नून लीग की भैंस है। हाँ, ये नून लीग की भैंस है। और भाई तो अब क्या अब आप समझ गए होंगे कि चारपाई किसकी है। आ भैंस मुझे मार, हाँ। है ना कुछ ऐसा, आ भैंस मुझे मार, आ सांप मुझे काट, क्योंकि अब कोरोना जो वैक्सीन है वो सांप के जहर से बनाई जा सकती है। अगर किसी को कोरोना हो जाता है इसीलिए अगर सांप से कटवा ले आराम आ सकता है उसको? अभी मेरे ख्याल में इसका तजर्बा नहीं हुआ। तजर्बा नहीं हुआ, आपको बताते हैं कि कैसे सांप के जहर से कोरोना की अफजाइश जो है वो रोकी जा सकती है, कोरोना को मजीद बढ़ने से रोका जा सकता है। कैसे? आकाशा के कहने का जो मेन थीम है वो ये है कि सांप की जो जहर इतना पावरफुल है कि वो कोरोना को मार सकता है। कोरोना को मार सकता है, इंसानियत को नहीं मारेगा, वो कोरोना को मारेगा। वो कोरोना आपको को डरने की मारेगा। जरूरत नहीं है। समहाउ अगर किसी को अगर आपको डरने की नहीं, ये ना हो कोई हमारी ये सुन के आवाज किसी सांप उसके पास और रोके भाई ये सांप तू मुझे काट ले। तो ये किसी को नहीं, सांप को खुद पकड़ के नहीं कहना कि मुझे काट, मुझे सांप मुझे काट, ये नहीं कहना। हम आपको बताते हैं आपने क्या कहना है। साइंसदानों ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि जो कोरोना की वैक्सीन है, आप कोरोना का जो अफजाइश है उसको बढ़ाने से रोकने के लिए आप जो सांप है उसका जहर बहुत मुफीद है। कैसे? ब्राजील साइंसदानों ने बड़ा दावा करते हुए बताया कि वाइपर सांप के जहर से, वाइपर वो सांप होता है आई थिंक जो फ्लाई भी कर सकता है, हाँ, तो जो ये वाइपर सांप के जहर से कोरोना वायरस की अफजाइश जो है वो रोकी जा सकती है। हर सांप से नहीं, ये ना आप किसी कोबरा के पास मुझे एक चीज लग रही है कि अगर आज वैक्सीन बन गई है तो मेरे ख्याल में सांप सिरप भी आ जाएगा। सांप सिरप, हाँ आ सकता है, हाँ, स्नेक कुछ भी हो सकता है। नहीं कहा ये जाएगा, वाइपर स्नेक का जो सिरप है कांडी वो दीजिएगा, है हो सकता है कुछ ऐसा हो, लेकिन नहीं अभी आया नहीं। अफवाह पे यकीन करना, मैं बताती हूँ खबर क्या है। हम लोग प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। प्रेडिक्ट इजीली किया जा सकता है, लेकिन आपने यकीन नहीं करना क्योंकि हम पूरी जो खबर है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो मुझे मेरे को होस्ट बिल्कुल भी नहीं करने दे रहे। कोरोना वायरस की अफजाइश रोकी जा सकती है। इस तहकीक को कोरोना से बचाव की दवा की तैयारी में अहम पेशरफ्त करार दिया गया है। साइंसी जरीदे मॉलिक्यूल्स में शाया तहकीक के मुताबिक वाइपर सांप के जहर में पाया जाने वाला मॉलिक्यूल तजुर्बाती बुनियाद पर बंदरों को लगाया गया, बंदरों को, जिससे कोरोना वायरस के नुकसान पहुंचाने की सलाहियत में 75% कमी आई। लेकिन ये मॉलिक्यूल इंसानी जिस्म में मौजूद जो सेल्स हैं उनको बहुत मुतासिर करता है। रिपोर्ट के मुताबिक वाइपर सांप के जहर में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स पहले ही इंसदाद बैक्टीरिया खसूसियात की वजह से मशहूर हैं। ये सांप ब्राज़ील, अर्जेंटीना और बहुत से ऐसे जो शहर हैं, मुल्क हैं, वहाँ पर पाया जाता है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में अभी तक इसके अफसाश का अभी तक हमारे साइंसदानों ने सर्च नहीं किया। नहीं, मुझे लगता है जैसे गधों के लिए अलग से सोचा जा रहा है, उनके लिए अलग से पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं। अनकरीब वाइपर सांप को मिला के पाकिस्तान में बहुत, और जो गिलगित के जो एरियाज हैं और साथ इसके साथ साथ जो आपके शुमाली एरियाज हैं, शुमाली इलाका जाते हैं, वहाँ पे वाइपर स्नैप की जो इसकी डिफरेंट किस्म टाइप्स वहाँ पे पाई जाती हैं। और एक और चीज़ और भी मैं आपको सामने बताऊँ कि देखिए कि जो डिफरेंट किस्म की जो मेडिसिन बन रही होती हैं, जो सीरप वगैरह बन रहे होते हैं, उसमें भी जो स्नेक को ऐसे जो इसका जो पॉइजन होता है, जहर होता है, उसकी कोई हेल्पफुल ली जाती है और वहाँ पे ऐसे भी चीज़ें बनाई जाती हैं। आपने डरना बिल्कुल भी नहीं है, जहर होता है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। पाकिस्तानी वैसे भी नहीं घबरा रहे पिछले 3 साल से। हमारे पीएम साहब ने पहले दिन कह दिया था सबसे पहले अपने घबराना नहीं है। बड़े बड़े सांपों ने हमें काटा, मगरमच्छों ने हमें नोचा, लेकिन अभी तक हम यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। हाँ, सर्वाइव कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम, ये तो छोटा सा सांप है, ये तो छोटा सा सांप है भाई, इससे डरने की जरूरत ही नहीं है। ये तो वैसे भी कोरोना को मारने के लिए। हाँ, लेकिन ट्रस्ट सिर्फ आप वाइपर सांप, जो वाइपर स्नेक है, आप इसी पे कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी और स्नेक पर कोई ट्रस्ट मत कीजिएगा। यहाँ पे तो ऐसे ऐसे मगरमच्छों ने हमारे 22 करोड़ आवाम को नोचा, लेकिन अभी भी लोग सर्वाइव कर रहे हैं। लाइक सीरियसली? हाँ, डेफिनेटली। और बहुत बड़े मगरमच्छ हमें डस चुके हैं, हमें खा चुके हैं, इतना कुछ होने के बावजूद, लेकिन हम आपके सामने मौजूद हैं। और इतना कुछ होने के बावजूद मीन के पाकिस्तानी अवाम सफर कर रहे हैं। बड़े बहादुर कौम माशाल्लाह, जबरदस्त माशाल्लाह। हाँ, बहुत ज्यादा हम हर चीज को बर्दाश्त करने की सलाहियत है हमारे अंदर मौजूद, और आई थिंक हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सबको ऐसा होना चाहिए ना। वाइपर स्नैप जस्ट कोरोना को मार सकता है, पाकिस्तानी को नहीं मार सकता। नहीं मार सकता, बिल्कुल। हमारे हौसले ऐसे। अच्छा, कहते हैं जो एक सांप होता है उसका जहर इतना ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि एक मेंढक का होता है, लेकिन हमें जो सांप से खौफ होता है उसकी वजह से एक इंसान मर जाता है। छोटी सी एग्जांपल मैं आपके सामने रखूं कि एक बंद कमरा लिया गया, इंसान को ये बताया गया, वहाँ पे एक आदमी को रखा गया कि, और उसके पहले बताया गया कि वहाँ पे सांप आएगा और वो तुम्हें काटेगा,
और तुम्हारी मौत वाक़ा हो जानी है। वो इंसान कोई किसी जुर्म वाद में मुब्तला था। तो एग्जैक्ट उस टाइम वो आदमी इंटर हुए और उसके हाथ में सांप था और जब अंधेरा था और उसने ये किया कि उस आदमी को पता था कि ये सांप मुझे काटेगा, मैंने वैसे मर जाना है, तो उसको दिखाने को उससे सांप तो बाहर फेंक दिया, लेकिन जो 2 निडल्स होती हैं तो वो उस आदमी की पाँव से टच की इस तरह, और वो जब उसके निडल्स लगी तो सोचा कि ये मुझे सांप ने काट दिया और उस इंसान की डेथ होगी। तो जब वो इंसान मर गया रियल और जब इंसान की डेथ होगी तो बाद में जब उसने कहा कि यार ये तो फोत ही हो गया, मर ही गया, जब उससे पूछा गया यार ये इसमें सांप तो बाहर था, ये क्यों मरा, उसने कहा कि ये खौफ की वजह से मरा है, सांप के जहर की वजह से नहीं मरा। कुछ लोग खौफ की वजह से मरते हैं, कुछ लोग खुशी की वजह से मर जाते हैं। एक आदमी का इनाम निकला और उसका इनाम इतना बड़ा था कि एक कंपनी का जो एम्प्लॉय था उसको भेजा गया कि तुम किसी तरीके से जाके उसको ऐसे बताओ कि उसको कुछ भी ना हो, हार्ट अटैक ना हो। वो वहां पर गया और उसने कहा कि अगर फर्ज करो तुम्हारा इतना इनाम निकलता है तो तुम्हें मतलब तुम क्या फील करोगे। उसने कहा कि मैं आधा तुम्हें दे दूंगा, और वो जो एम्प्लॉय था वो खुशी से मर गया। तो क्या है कि आप इसीलिए इमरान खान साहब कह रहे कि आपने घबराना नहीं, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, बहुत कुछ आपको ऐसे भी मिल सकता है, सिर्फ खुशियों से भी आप मर सकते हैं, तो ज्यादा खुशी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। ज्यादा खुशी आपको अच्छी नहीं है, नॉर्मल खुशियां भी हो, साथ गम भी हो, ट्विस्ट हो जिंदगी में, और आप वही जिंदगी है, वही आई थिंक सो जिंदगी जो है बहुत अच्छी गुजरती है। जब तक आपकी जिंदगी में 5, 6, 10, 12, 20 लोग मुखालिफिन नहीं होते, आप ये कभी भी ना समझिए कि आप कामयाब लोग हैं। आप कामयाब लोग हैं। अगर आपके मुखालिफिन बहुत ज्यादा हैं तो समझ जाएं आप पता नहीं कामयाबियों की कौन सी बुलंदियों पर हैं जो आपको खुद भी नहीं मालूम। हाँ डेफिनेटली आपको ये भी बता के चलो वेरी वेल कि जो फ्रूटी जो हमारे यहाँ दरख्त होता है, जो पौधा होता है, उसी को पत्थर मारे जाते हैं, ना कि किसी ऐसे पौधे को कुछ छेड़ता भी नहीं है कि जिसके साथ का फ्रूट लगती ही नहीं है। कैसा क्या कहेंगे इसके बारे में? एग्जैक्टली वाकई आप बहुत अच्छी बात करें, क्योंकि फल जो है उसी दरख्त के साथ जिससे लगा होता है वही झुका होता है। तो अपने जो रवैया हमेशा उसको झुका हुआ रखिए, ज्यादा किसी के सर पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल हमारे 2 टोक कुछ अल्फाज होते हैं बिल्कुल ऐसे होता है, लेकिन आपको पता भी है कि आप हमारे फिलहाल बात डेली सुनते रहते हैं इनको सुन के। हमने ये भी एक दफा कहा था, आपको पता भी है कि पाकिस्तान में अगर आप अपने पाकिस्तान को ग्रीन एंड क्लीन बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान को जो ऐसे दरख्त वहाँ पे लगाए हैं कि जो फ्रूटी हो, हाँ, क्योंकि जब आप बड़े हो जाएंगे, आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, आने वाली जो नस्लें होंगी तो वो भी आपके नक्शे कदम पर चलेंगी, क्योंकि वालिदैन का जो अक्स होता है उसके औलाद में मौजूद होता है। बिल्कुल। और जो बच्चे हैं बच्चे वो नहीं सीखते जो आप उनको सिखाते हैं, बल्कि बच्चे वो सीखते हैं जो वो आपको करता हुआ देखते हैं। तो हमेशा अपनी आदत ऐसी बनाइए, अपनी कुछ हैबिट्स ऐसी रख लीजिए जो अच्छी हों, यानी कि जैसे सदका देने की। और इजाज़त एक बहुत अच्छी हैबिट होती है, जब आप देने वाला हमेशा हाथ रखते हैं तो यकीन जानिए अल्लाह ताला आपको कभी भी वो लेने वाले हाथ में कन्वर्ट नहीं करता। बहुत प्यारी बात आकाश है कि देखिए कि हमने अगर अपने बड़ों को सदका देते हुए, दूसरे की हेल्प करते हुए देखा है, तो उनकी देखा देखी में और उनसे मुझे एक चीज़ हमारे थ्रू जनरेटिव प्रोसेस हमें डेवलप हुई है। हम आज वही काम कर रहे होते हैं। अगर आज हम कोई सत्य खैरात कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे हमें देख रहे होते हैं, तो कल के डे में अगर वो करेंगे दैट मींस कि वो हमने उनको सिखाया है। हाँ, बहुत प्यारी बात हमने सिखाया नहीं है, उन्होंने हमसे देख के सीखा है। इट मीन कि बहुत अच्छी बात आपने की कि बच्चा जो हम करते हैं उसको अडॉप्ट करता है। तो अगर ऐसा करेंगे तो अच्छी जो आदत उसमें डेवलप हो जाएगी। तो वही जो देखा देखी में फिर ये जो ऐसे रस्में होती हैं, अच्छी अच्छी जो चीज़ें होती हैं, ये परवान चढ़ती हैं। हम अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, टीवी उनको लगा देंगे, कार्टून उनको ऐसे दिखाएंगे जिनसे वो कुछ सीखें, लेकिन हम अपनी आदत जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं लेकिन हमारे यहाँ तो बच्चे तो हमसे सीखेंगे। बच्चों ने कार्टून देखकर क्या करना है, वो तो सिर्फ टाइम अपना पास करते हैं। लेकिन बड़ी बदबख्ती की बात यह है कि आज हमारा बच्चा सुबह उठता है, एकदम उसके नमाज के लिए नहीं उठाते कि इसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर आधे घंटे के बाद उठाते हैं। हमारा बच्चा सबसे पहले मुँह धो के नाश्ते से पहले जब टीवी ऑन करके मैं जरा कार्टून देख लूँ, साथ नाश्ता भी हो रहा होता है, हाँ साथ नाश्ता भी हो रहा होता है, साथ कार्टून में चल रहे होते हैं, और एक वाला मुंह में होता है तो उसकी निगाह कहाँ पे होती है, टीवी स्क्रीन पे होती है, वहाँ पे कार्टून साफ चल रहे होते हैं। अब जो जैसी हरकतें कार्टून कर रहे होते हैं फिर उसने वैसी हरकतें करनी होती हैं। और लिटरली मैंने पेरेंट्स को ऐसे देखा इजाज़त कि वो खुश हो रहे होते हैं बच्चों की ऐसी हरकतों पे। क्या ये हमारा बेटा कार्टून देख, हाँ ये बेटा हमारा कार्टून्स देख रहा है, उसके अलावा बहुत कुछ हमारा बच्चा जो है वो कार्टून से सीख भी रहा है, और वही जो हरकतें हैं वो अपनी जो डेली रूटीन है जो इम्प्लीमेंट भी कर रहा है अपनी रियल लाइफ में। तो यकीन जानिए इजाज़त जब हम इस टाइप की चीज़ें देखते हैं और पेरेंट्स लिटरली खुश हो रहे होते हैं इस चीज़ से। लेकिन क्यों खुश हो रहे हैं? ये खुश होने का मुकाम नहीं है, ये दुख होने का, दुखी होने का, तकलीफ का मुकाम है। क्योंकि आज आपका बेटा एक अच्छी रविश में जब वो यहाँ पे परवान चढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, तो मेरे ख्याल में हम उसको ऐसा नहीं देख सकते। तो जनाब बहुत ही ज़बरदस्त बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। अरे वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद आकाशा यासीन।
एंड मोहम्मद इजाज बशीर। थैंक यू वेरी मच। और अच्छा, जब मैंने आराम से आपका नाम लिया, आप कहते हैं अच्छा थैंक यू सो मच, और जब मैं मोहम्मद इजाज बशीर, तो फिर क्या फीलिंग्स होती हैं? एक्चुअली बात ये होती है कि मोहम्मद जिस नाम को बड़े प्यार से लिया जाता है, और ये ऐसा नाम है कि जो वजह तख्लीक कायनात कुल है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। और मोहम्मद, जब हम लफ्ज़ मोहम्मद कह रहे होते हैं, हम इस लफ्ज़ को चूम रहे होते हैं, बिल्कुल। मोहम्मद, हमारे जो होंठ होते हैं मिल रहे होते हैं, इसके प्यार कर रहे होते हैं। ऐसा अज़ीम शान नाम है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नो डाउट। और आपको पता भी, आज यकम सफ़र है, और जो सफ़र का जो महीना है, और जलम का महीना है, दुखों का तकलीफ़ों का महीना है, और इसमें भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा है कि देखिए कि जब हमारा मुहर्रम था और उसके बाद सफ़र शुरू हो गया, लेकिन जब आने वाला जो रबी का मतलब ये होता है बहार होती है, बहार नाम ही बहार है। और रबीउल अव्वल की पहली बहार की जिस बहार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, लफ्ज़ मोहम्मद से ये बात निकली थी। और यहाँ तक पहुँच के कुछ खुशियाँ ऐसी होती हैं काशा कि जो हमारी ज़िंदगी में आती हैं जब हम बिल्कुल थके होते हैं, हारे होते हैं, जब हम गमों से चूर होते हैं, हमारे जो उस किसी दुख तकलीफ़ और किसी मुसीबत में निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, इतने में जब हमें एक कोई रे ऑफ होप मिलती है, एक हमें किरण मिलती है, उम्मीद मिलती है, तो इंसान पर किस्सा खुशी से खिल उठता है। यही बात है जब इंसान अपने आप को किसी दुख में पाता है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसान अल्लाह ताला से दुआ करे और वसीला दे कि कोई दुआ मांगे, अल्लाह ताला उसकी दुआ हर हाल में ज़रूर कबूल करेंगे। बिल्कुल इजाज़, बहुत खूबसूरत आपने बात जो है वो शेयर की। मैं तो कुछ नहीं, आगे बढ़ेंगे भाई अपनी नेक्स्ट टॉक स्टोरी की जानिब। विंडोज़ वॉलपेपर की मशहूर तस्वीर किसने खींची थी, जानिए। किससे जानिए? मुझसे जानिए, आकाश यासीन से जानिए। माशाल्लाह आपको आज आपको ज़बरदस्त टॉप स्टोरी बता रही हैं, तस्वीरों के बारे में बता रही हैं, और एक सुरंग के बारे में उन्होंने आपको बताया कि मोहब्बत करने वाले सुरंग नहीं तो सब कुछ बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मोहब्बत करने वाला दिल होना चाहिए और वो फिर कुछ भी कर सकता है। ये तो सिर्फ सुरंग ही बनी है, दूध की वो पहाड़ भी निकलने वाले नहीं, कुछ होने वाला था ना, दूध की नहरें निकालते हैं। हाँ, और भी बहुत कुछ होने वाला था। सहरा में भटके हैं भाई बड़े बड़े आशिक, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन सहरा से होते हुए इंसान इस जबरदस्त किस्म की ग्रीनरी पे आ जाता है, जब उसको उसकी मोहब्बत मिल जाती है, उसके बाद वो ग्रीनरी पे आ जाता है। अच्छा, वो ना भी आए लेकिन वो आपके बंद करे वैसे भी आ जाता है, वो वैसे। अच्छा, हाँ, फील करता है इंसान, अभी फील करेगा हम वहाँ पे हैं, तो हमें फील करना चाहिए कि भाई हम, अच्छा आप फील करो कि एक हमारा मेकअप आर्टिस्ट है, वो जब तैयार करते थे, जब ये क्या आपने कर दिया, नहीं, आप लोग फील करो कि आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हो, तो आप लोग डेफिनेटली बहुत अच्छे लगोगे। तो बस यही बात है कि आपको फील करना चाहिए कि भाई आप अच्छे लग रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अच्छे ही लगोगे। आप डेफिनेटली आप ये चीज़ फील करें कि आप खुश हैं, आप हैप्पी हैं, बहुत से मसाइल हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, तो यकीनन वो जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। हमेशा जो अपनी थिंकिंग है वो पॉजिटिव रखिए, कभी भी नेगेटिव मत सोचिए। कहते हैं कि जो नेगेटिव इंसान होता है उससे 40 किलोमीटर दूर हो, है ना, बल्कि वो नेगेटिव की वेव्स आती हैं, और बिल्कुल आप ऐसे इंसान के 40 कदम नहीं, कोसों दूर होना चाहिए, कोसों दूर होना चाहिए, बिल्कुल। वैसे गंदी वेव्स आती हैं, वो आपको झुलसा कर, वो आपको झुलसा के आपको भी नेगेटिव बना देते हैं, आपके माइंडसेट को ऐसा उलट पलट कर देते हैं कि आपको समझ तक नहीं आती। अब मैं अच्छा सोचने का कभी जिंदगी में तसव्वुर भी कर सकूंगा, बिल्कुल। और आप हमेशा उसके साथ साथ आप उससे भी बड़े नेगेटिव इंसान बन जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपके सामने रखूं कि कोरोना के दौर में हमें एक चीज़ हमने ये सीखी कि फील इंसान को अच्छी आनी चाहिए। हम अपने घरों में लॉक थे और हम के बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन हम तसव्वुराती जो अपने तख़यलाती जहन के साथ हम घूम रहे थे। एक दोस्त दूसरे के कहा कि आपने अमेरिका जाना है, हाँ जाना है, और कहाँ जाना है, फलां जगह जाना है, मैंने यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ में जाना है। उसने अपना लैपटॉप ओपन किया, उसने कहा कि ये देखो दुनिया का वर्ल्ड का नक्शा है, अभी तुम अमेरिका में हो, अभी तुम इंडिया में हो, अभी तुम मीन्स कि आप कहीं पर भी पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप ये अच्छी जगह पहुंच सकते हैं। अब मैं स्टोरी शेयर कर लूँ, इतनी मुश्किल से आपको पता है हमारे जो हमारी हेल्पिंग टीम है, जो हमारी हेल्प करती है, मदद करती है, वो किस तरीके से हमें ये स्टोरीज प्रोवाइड करती है। अब शेयर कर लूँ? ऑफ कोर्स, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया इजाज़। कैलिफोर्निया में ये तस्वीर यकीनन आपने लातादाद बार देखी होगी। तो क्या है कि लेकिन बहुत कम लोग जो हैं वो जानते हैं इसके बारे में कि दुनिया भर के करोड़ों कंप्यूटर्स में जो ये तस्वीर है, इसकी मशहूर वॉलपेपर की तस्वीर किस फोटोग्राफर ने खींची है। क्योंकि हमेशा आई थिंक सो जब हम परचेज़ करते हैं, जैसे ही हम कोई भी पीसी ऑन करते हैं, तो उसमें सबसे पहले यही जो तस्वीर है हमारे सामने आती है, हमारी नज़रों से टकराती है। आपने एक तो कहा था ना, क्या हो गया इजाज़? मैं बिल्कुल आपको सुन रहा हूँ। अच्छा, आप कहीं वहाँ पे तो नहीं पहुँच गए?
लेके जाते हैं आपको वहां पर भी। जी जनाब, मीडिया रिपोर्ट के ये देखिए नाजरीन, ये देखिए, आप मेरी खबर मत सुनिए, ये देखिए ये देखिए मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विंडो एक्सपी के इस मशहूर वॉलपेपर का नाम बल्स रखा गया था, जिसकी पुरसकून और दिल मोह लेने वाली तस्वीर जो है 21 बरस कबल खींची गई थी। ये तस्वीर फितरत की तस्वीर लेने वाले मशहूर फोटोग्राफर चार्ल्स और रेयर लेने ली, जो आज भी खूब से खूब तर की तलाश में हैं, लेकिन आज तक उनको इससे बेहतर जो तस्वीर है वो नहीं मिल सकी। और लिटरली इजाज कितनी खूबसूरत जो ब्यूटी है वो हमारी सामने इस टाइम हमारी नज़रों के सामने है। 1996 में चार्ल्स ने ये मशहूर तस्वीर कैलिफोर्निया के सोनोमा काउंटी में ली थी। पहले ये तस्वीर एक इश्तिहारी कंपनी को भेजी गई थी और इसके बाद इसे माइक्रोसॉफ्ट ने ख़रीद लिया था और 2000 में इसकी हक़ मलकियत लेने के बाद इसे विंडोज़ एक्सपी में लगाया गया था। 79 साला चार्ल्स कहते हैं मेरी तस्वीर को तारीख में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली तस्वीर में शामिल किया गया। जाहिर सी बात है, कहते हैं कि जब 1865 में जब न्यू मरी, जिसको आप हम मरी के नाम से जानते हैं, तो उस वक्त जब यहाँ पे आपको ये भी आइडिया था कि ब्रिटिश यहाँ पे रहती थी, उनकी यहाँ पे गवर्नमेंट थी और सब कंट्रोल नहीं का था। आज भी मरी में अगर आप लोग जाते हैं तो जो डिफरेंट किस्म जो उस दौर के बने जो होटल हैं, वहाँ पे उस दौर की जो पिक्स आज भी मौजूद हैं। और जब आप उनका नज़ारा करते हैं, देखते हैं, आपने देखा होगा कि सब कॉन्टिनेंट में एक ये फुकदान रहा है कि जो क्योंकि गैरों ने आके यहाँ पे तसल्लुत जमाया और अपनी एक दाग काम की, तो जो मुकामी जो लोग थे इनको वहाँ पे मजदूर रखा, इनको यहाँ पे नौकर बनाए रखा। और उस वक्त तो आपको ये भी आइडिया होगा कि जब अगर 1856 की बात कर रहे हैं तो उस वक्त यहाँ पे ये मैन ट्रांसपोर्टेशन का दौर तो था ही नहीं। जो भी यहाँ पे हमारे तजारत इंसान लेके जा रहे होते थे, घोड़ों में लेके जा रहे होते थे या बैलों वगैरह में, तो उस वक्त ये था कि इंसान जो थे ये खुद कुछ अगर वहाँ पे ऐसे पगडंडियाँ थी, ये पहाड़ों में जो रास्ते थे, खुद इंसान सामान कैरी करके लेके जा रहे होते थे। उस होटल में हमारे जाने का इत्तेफाक हुआ तो 1856 में उस पूरे एरिया की वहाँ पे किसी ने व्यूअरशिप और वहाँ पे स्नैप चैटिंग जो भी थी वहाँ पे बना के रखी हुई थी। तो वहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी, वो चीज़ जो थी ज़बरदस्त की थी कि एक आदमी है वहाँ पे और वो देखता है कि एक शेर है और शेर का वो आदमी शिकार करने के लिए जाता है। और जो वो शिकार करने के लिए जाता है तो दूसरा वो आदमी था, उसने उस वक्त वो इंग्लिश आदमी था और अंग्रेज़ आदमी था, उसने उससे पिक्स बनाई और वो जो पिक्चर थी वो उसने वहाँ पे रखी है। और जब शेर उसने आदमी ने शेर के ऊपर फायर किया, अब शेर उसी एतबार से उस आदमी के ऊपर लपका और पहली फुर्सत में उसने वो जो शेर ने उस आदमी को मार डाला। लेकिन वो जो पिक्चर उस आदमी ने बनाई वो आज भी वहाँ पे यादगार के तौर पर उसने रखी हुई कि इस मेरे दोस्त की मौत वहाँ की कैसे वाक़ा हुई। तो जिन लोगों को यहाँ पे पिक्चर बनाने का शौक़ होता है वो ऐसे शौक़ भी पालते हैं। आज भी आपने देखा होगा जो लोग सेल्फी बनाते हैं तो कम समंदर के करीब जाते हैं, दरियाओं के करीब जाते हैं, घाटियों के करीब जाते हाइट पे होते हैं और सेल्फी बनाते बनाते वो आपके इम्बैलेंस हो जाते हैं और जी वो इम्बैलेंस्ड हो तो अचानक वो वहाँ से गिर जाती हैं और उनकी मौत वाक़ा हो जाती है। बिल्कुल, और इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन वो जो पिक्स होती हैं वो हमेशा रह जाती हैं। तो अच्छे जो मोमेंट्स होते हैं उनको कैप्चर किया कीजिए। इस तरह की जो मेरे ख्याल में जो खतरात से आप लोग खेलते हैं, इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि जो चीज़ आपको ज़िंदगी आपकी ख़त्म कर दे उससे बुरी चीज़ क्या होगी, है ना? इससे बुरी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। बिल्कुल यही बात है कि जब इंसान की जो शौक अच्छी शौक होते हैं तो फिर हमें अच्छी चीज़ें हमें सामने के मिलते हैं। जब हमारे शौक अगर बुरे हों तो उसका जो नतीजे होते हैं, जो नताज होते हैं, वो भी इंसान के लिए अच्छे नहीं होते। इसलिए हम आपको ये कह रहे थे कि जब आप मॉर्निंग में उठें, शाश बशाश उठें, अच्छे अच्छे नाश्ते करें और मॉर्निंग वॉक पे निकलें। और जब आप मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं तो आपके जहन के जो आइडियाज़ होते हैं, जो आपके जहन की जो मेमोरी होती है, जो आपके इंसान की थिंकिंग थॉट्स होते हैं, वो रिफ्रेश होना शुरू हो जाते हैं। फिर जो आपके डे जो प्लान्स जो आपने किए होते हैं, वो जो जितने भी काम आप वो लोग वहाँ पे कर रहे होते हैं, बड़ी बेहतरीन तरीके से वो तमाम के तमाम काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। अगर आपने ये देखा होगा कि जब से कोरोना के बाद स्कूल कॉलेजेस खुले थे, अभी तो उनको फिर से गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इसको 1 हफ्ते के लिए 15 दिन की मज़ीद ऑफ कर दिया जाए। एक चीज़ आपने फील की थी कि हमने ये देखा था कि ज़िंदगी की एक दफ़ा फिर बहारें वो दोबारा से लौट आई थी। लेकिन ये मतलब कि गर्मी का दौरान ये ज़्यादा था, लेकिन इसके बावजूद आपने ये देखा था कि बच्चे बड़े और यंगस्टर सब खुश थे, खुश दिखाई दे रहे थे। और स्कूल से एक ऐसी चीज़ है कि जब डिसिप्लिन होता है, बच्चों को सिखाया जाता है, जब हमारे बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं हमें अच्छा लग रहा होता है और एक अच्छी फील भी आ रही है। अच्छा, जब पहले छुट्टी होती थी तो हम एक ईद का समा होता था, भाई छुट्टी है, फलाने दिन जो है वो छुट्टी है, हाफ डे होगा, और वीकेंड पे तो भाई ईदें ही हो जाती थी। लेकिन अब जब स्कूल खुलता है तो इजाज़त अब खुशी होती है।
खुल गए, वाओ ग्रेट भाई। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया, मौजूदा हुकूमत ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया, हमारे जो वज़ीर तालीम है शफ़क़त महमूद उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप ले लिया। लेकिन अब स्कूल खुलने की खुशी होती है, स्कूल क्योंकि ज़्यादातर जो स्कूल्स हैं हमारे वो बंद रहते हैं। उसी के साथ ही एक और जो टॉप स्टोरी आपके साथ शेयर करती चलूँ इजाज़ के, देखें जब अफ़गानिस्तान, अभी हमने देखा कि अफ़गानिस्तान में जब तालिबान ने कब्ज़ा किया, पहले 20 साल से तालिबान जो है वो जंग लड़े हैं कि भाई ये एक इस्लामी मुल्क है, यहाँ पर इस्लामी कवानीन ही नाफिज होने चाहिए। ऐसे में कहा था कि वहाँ की जो आवाम थी, वहाँ की जो उस टाइम की हुकूमत थी, वो तालिबान को बिल्कुल भी आगे नहीं आने दे रहे थे। क्यों? बिकॉज ऑफ अमेरिका, बिकॉज ऑफ भारत। तो भारत जो है, भारत उस टाइम से जब से तालिबान ने अब दोबारा से कब्जा किया है, भारत जो था चीख रहा था, चिल्ला रहा था, रो रहा था। हमारे सामने बहुत ज्यादा इस टाइप की वीडियोस आई, लेकिन एकदम से भारत ने यू टर्न ले लिया। भाई ये यू टर्न कहाँ से सीख रहे हैं? और भारत का यू टर्न बनता भी था। हाँ, यू टर्न बनता भी था। देखें कि अमेरिका को ज्यादा इशू नहीं था अफगानियों से, और उनको ये था कि मतलब हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम यहाँ पे काबिज नहीं हैं। लेकिन दूसरे मतलब बिहाइंड द पिक्चर इंडिया अमेरिका को ज़्यादा टीज कर रहा था, ज़्यादा उसको पुशअप कर रहा था कि आप यहाँ पे इनके ऊपर तसल्लुत रखिए, क्योंकि अमेरिका जो भारत है उसको डे फर्स्ट से पाकिस्तान से बहुत नाला है, बहुत बिल्कुल। अच्छा, 20 साल इन्वेस्ट किया भारत ने अफगानिस्तान में, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बनाई और भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के काम किए। लेकिन ऐसे में क्या हुआ, जब तालिबान ने वहाँ पर अब कब्जा कर लिया, तालिबान की हुकूमत वहाँ पर आ गई और तालिबान जो है बहुत पॉजिटिव इस दफ़ा नज़र आए। एक पॉजिटिव जो उनका इमेज है वो पूरी दुनिया में अपना दिखाना चाह रहे हैं। वहीं पर जो है वो जो नेगेटिव लोग हैं, वही कहते हैं ना नेगेटिव लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए। तो जो नेगेटिव कुछ कंट्रीज़ हैं अभी भी तालिबान को नेगेटिव ही समझ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने तालिबान की सिर्फ बातों से नहीं उनको जज करना, अब अगर वो कोई इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो उसके बाद ही हम उन्हें जान सकेंगे कि वाकई वो कुछ करना चाहते हैं या वाकई ही वो दुनिया में मतलब कि अमन रखना चाहते हैं, पूरी दुनिया में वो अमन फैलाना चाहते हैं। जब हम इंडिया की बात करते हैं और साथ तालिबान की बात करते हैं, इंडिया को डे फर्स्ट से ये आइडिया था कि अगर पूरा अमन और खुशियों वाला अगर एक दफ़ा फिर अफगानिस्तान हो गया तो फिर जो इंडिया की चौधराहट कोई नहीं मानेगा। क्योंकि जो इससे पहले जो वहाँ पे अमेरिकन दौर में जो वहाँ पे तालिबान की गवर्नमेंट तो थी ही नहीं, क्योंकि जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी बेसिकली वो लोग तो जो अशरफ गनी जो लोग थे वो तो अमेरिका के लाए हुए लोग थे। अब उनके साथ इंडिया के अच्छे ताल्लुकात थे ही थे, लेकिन इंडिया ने वहाँ पर जो इतनी इन्वेस्टमेंट करने का मकसद यही था कि जब यहाँ से अमेरिका जब चला जाएगा तो जो अशरफ गनी जब इनकी पूरी जो लॉबी है ये इंडियन अपने कंट्रोल में लेंगे और दूसरे एतबार से वो इंडिया वाले अपना वहाँ पे तसल्लुत जमाना चाह रहे थे। लेकिन जब इंडिया के वहाँ पे सबकी हुई, इंडिया को ये भी आइडिया था कि इंडिया मतलब था कि मतलब इसकी बैक पाकिस्तान है, ये अल्टीमेटली पाकिस्तान ने यहाँ पे अपना काम करना है और पाकिस्तान जाहिर सी बात है भाई अगर अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का जोड़ हो सकता है, क्योंकि दोनों जो कंट्रीज हैं इस्लामी ममालिक हैं और आपको ये पता है कि तमाम मुस्लिम आपस में भाई भाई भी होते हैं। ऐसी सूरत हाल में जब इंडिया ने वहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट की और इंडिया के जहन में यही था कि जब यहाँ से अमेरिका चला जाएगा तो फिर मैं जो मेरे जी में आए मैं वही करूँगा, मैं पाकिस्तान के खिलाफ मेन जो चीज़ इंडिया की वो ये था कि जितने भी जो अभी अफगानिस्तान में गवर्नमेंट आएगी ये मतलब ये पाकिस्तान के खिलाफ काम करेगा, जो मैं इनको कहूँगा वही होगा। लेकिन इंडिया को सुबकी हुई वहाँ पे इंडिया को बेहतरीन किस्म की वहाँ पे शिकस्त का सामना करना पड़ा। यही जबरदस्त मुंह की खाना पड़ी इंडिया को और उसको पता चल गया कि भाई चित्रोल अच्छी हुई और उसको पता चल गया कि अब भाई मेरी दाल गलने वाली नहीं है अफगानिस्तान में, बल्कि अब जो अफगानिस्तान है। अच्छा, बहुत जो मुल्क ऐसे हैं वो अभी भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है अफगानिस्तान में। इवन कि इंडिया भारत के भी बहुत ज़्यादा टीवी चैनल्स पे चीज़ें चल चुकी हैं कि पाकिस्तान क्यों इतना खुश हो रहा है, पाकिस्तान क्यों इतना इन्वॉल्व है। और अभी हमने रिसेंटली देखा इजाज़ के हमारे जो ISPR के कुछ लोग थे जो वहाँ पर गए थे, तो उसमें भी हाँ बिल्कुल ऑफिशियल्स वहाँ पर गए और उसका बाद भी बहुत ज़्यादा ऐसी पिक्स जो थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि भाई चाय अभिनंदन को तो हमने यहाँ पर पिलाई थी, लेकिन वहाँ पर अफगानियों ने जो है वो हमें पाकिस्तान की चाय बिल्कुल चाय पिलाई और लिटरली एक खुशी का समा था हम सब के लिए। ऑनर की बात यह है काशा कि इंडिया को तो वहाँ पर चाय भी नहीं नसीब हुई, चाय भी नहीं नसीब हुई, पैसे लगाए भी इंडिया के वहाँ पे चाय भी नसीब नहीं हुई और अपने चार्टर्ड जो त्यारे इंडिया ने वहाँ पे भेजे और बड़ी मुश्किल के साथ वो वहाँ से भागे, उनको तो भागने का मौका भी नहीं मिला। अभी भी कुछ लोग रह गए इंडिया के, भारत के कुछ लोग हैं जो वहाँ पर रह गए हैं। और ऐसे में क्या है कि भाई ये जो आपसे हम पहले भी बात करते कि भारत के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने दोबारा से राबता किया है। अब एक और चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि इंडियन जर्नल ने ये कहा है कि एक्चुअली जो वहाँ पे अमेरिकन को वहाँ पे शिकस्त हुई है और ये जो तालिबान की वजह से नहीं हुई है, ये पाकिस्तान ने
शिकस्त दी है। अब ये देखिए कि अगर इंडिया इतना ही पावरफुल होता, अगर आपकी फौज इतनी जबरदस्त होती, तो आपने 9.5 लाख जो फौज कश्मीर में उतारी हुई है, आज दिन तक कश्मीर की आवाज को तो आप लोग बंद नहीं कर सके, दुनिया मानती है पाक फौज को। और ऐसे में हम आपसे ये चीज शेयर करते कि अफगानिस्तान पे जो तालिबान का कब्जा हुआ और उसके बाद जो अमेरिकी फौज है उनके इनखला के बाद भारत ने क्या किया था कि भाई तालिबान से एक दफ़ा फिर जो आला क़यादत है भारत की, उन्होंने कोशिश की थी कि हम तालिबान से मुज़ाकरात करें, तालिबान के साथ बैठें, उनको समझाएं कि भाई हम भी अब आपके साथ हैं। हालांकि भारत ने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया, बहुत ज़्यादा ऐसी चालें चली जो कि उसकी चालें जो हैं वो अफगानिस्तान में कामयाब नहीं हो पाई। नहीं तो भारत का तो ये ख्याल था कि नहीं, इस मरतबा फिर मैंने जीत जाना है। बिल्कुल ऐसा ही। और एक चीज़ हम आपको ये भी दिखाएं कि अब अफगानिस्तान में ना सिर्फ वहाँ पे आला हुकाम से हमारी पाकिस्तानी जो फ़ौज है, जो हमारे पाकिस्तानी कौम है, जो हमारे गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी मुलाकातें हुई हैं, बल्कि जो हमारे एथलीट्स हैं इनकी भी वहाँ पे मुलाकातें जारी हैं। और शाहिद खान अफरीदी ने लास्ट टाइम जो अपने प्रेस ब्रीफिंग में ये कहा कि अफगानिस्तान में क्रिकेट और अफगानिस्तान में जितनी भी गेम्स होंगी वो जैसे एज़ यूजुअल जिस तरह पाकिस्तान में होती हैं, इस तरह अफगानिस्तान में भी होंगे। जो तालिबान की जो नई जो गवर्नमेंट है ये उसको उसकी डेवलपमेंट के लिए और उसको इन्हांस करने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। और एक और ज़बरदस्त किस्म की बात हम आपको ये भी बताएं कि अफगानिस्तान की जो तालीमी जो पॉलिसी है उसमें एक चीज़ ये भी शामिल कर ली गई है कि देखिए हम सदरा से ये चीज़ कह रहे हैं कि जो हमारे निसाब में कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो हमने वक्त के तहत हमने रखी हैं, जो हमारी इस्लामियात थी और मतले पाकिस्तान था। लेकिन अफगानिस्तान में ये था कि जो उनका जो तालीमी निसाब था उसमें कुछ चीज़ें जो उन्होंने रखी थी, देखिए 20 साल के दौरान वो तमाम सिलेबस उन्होंने चेंज कर दिया था। अब उन्होंने जो तालीमी निज़ाम में उन्होंने ऐसी बेहतरीन किस्म की डेवलपमेंट की है कि जो ऐसा निसाब तरतीब दिया है कि जो थ्रू आउट इस्लामी बेस्ड है। और यहाँ पे हमारे यहाँ तो चलो इंग्लिश को मेन एक आप कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, हाँ, लेकिन वहाँ पे अफगानिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं। जो उनके अफगानी जो अपनी जो लैंग्वेज है, जो उनकी जो मदर टंग है, उसमें तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स उनको वहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। कितनी खूबसूरत बातें थी। और यही वो बातें हैं जो इस्लाम हमें सिखाता है, जो इस्लाम हमें ये कहता है कि आप इस इक़्तिदार के तहत अगर आप ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर दुनिया देखेगी, चाहे सब आपके मुखालिफिन क्यों ना हो, लेकिन जब अल्लाह ताला की नुसरत आपके सामने होती है, अल्लाह ताला आपको ज़रूर करेगा। और बिल्कुल हमारा मयार तो यही है कि जो इंग्लिश अच्छी बोलता है हम उसी को समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है। हालांकि हमारी जो कौमी ज़ुबान है वो उर्दू है और उर्दू का हमें अलिफ बे का नहीं पता अच्छे तरीके से, तो हम उर्दू बोल नहीं सकते। और हमारे यहाँ पे बड़ी अफसोस के साथ मैं आपके सामने ये बात कहूँगा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं कि जी मुझे तो उर्दू सही तरह मुझे तो उर्दू लिखनी नहीं आती, मुझे तो उर्दू पढ़नी नहीं आती। तो मैं ये समझता हूँ वो लोग अपने आप को प्राउड फील करे, तो मैं ये समझता हूँ ये शर्म का मुकाम है कि अगर हमारी मदर टंग इंग्लिश है और उर्दू है तो हमें इससे अगर आशना नहीं है। ये मतलब कि हमारे बच्चे जो जहाँ पे इंग्लिश मीडियम में जा रहे होते हैं तो स्टिल एट टाइम जब हम उनसे बात कर रहे होते हैं, जब उनके जो दिगर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर अच्छी कमान है उनकी, लेकिन उर्दू के ऊपर इस्लामियात के ऊपर उनकी कमान नहीं होती। अफगान तर्जुमान का जब भी कोई बयान सामने आता है तो ऐसे में क्या होता है कि 40-50 मुल्क ऐसे होते हैं जो कि उस टाइम मतलब लिटरली वो वहाँ पे उसका तर्जुमा करके वो सुन रहे होते हैं उस चीज़ को कि ये एक्चुअल में बोल क्या रहे हैं। और हम जो हैं अगर हम अफगानिस्तान के लोगों से सबक हासिल करना चाहें तो वहाँ पे अगर वो जो वहाँ के तर्जुमान है किसी किस्म का भी कोई बयान देते हैं तो वो अपनी जो मदर टंग है उनकी उसमें देते हैं। लेकिन हम आज तक क्या करते हैं कि हम यही समझते हैं कि इंग्लिश, इंग्लिश को हम आज तक ये करते हैं कि जब किसी के साथ मिलने के लिए जाते हैं किसी ओहदेदार से या किसी मुल्क के सदर से, तो हम अपने जेब से चिट्टे निकाल रहे होते हैं, बिल्कुल निकाल रहे होते हैं और ऐसे करके पढ़े होते हैं। इसी के साथ ही मैं आपको बताती चलूं कि एक जोक जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि 2 बहनें होती हैं और वो किसी जगह जाते हैं और वो कहती है वहाँ पे जाके कि हमारे घर में पता है सबसे अच्छी इंग्लिश कौन बोलता है। तो वो जो पूछने वाला उसने पूछा कि कौन बोलता है, वो कहती है मेरी बहन, बोलो इंग्लिश। वो आगे से कहती है इंग्लिश 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 इंग्लिश। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई इंग्लिश बोलने का ये तरीका होता है उनका। इंग्लिश बोलने के बेशुमार तरीके हैं, अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है। अगर आप इंग्लिश जानना चाहते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं प्रोफेसर मोहम्मद इजाज बशीर से। थैंक यू सो मच। इसी के इजाज बात को सिलसिला पर जारी सारी रहेगा, लेकिन अभी हमारे प्रोड्यूसर हमें करेंगे एक छोटी सी प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि इजाज पानी पी लो, खबरदार अगर तुम बोले तो। यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अरे वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद आकाशा यासीन और एक जबरदस्त और मेरे साथ भी शेयर कर रहे हैं कि आज जो इस मौके के मुनासबत से कि पाकिस्तान में जब भी खेलों के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे होते, चाहे हमारे
कौमी क्रिकेट टीम हो या कौमी हॉकी टीम हो, हॉकी का तो नाम हम बोलते जा रहे हैं। और लेकिन ये हमारी कितनी बदबख्ती है कि जब हमारा जो नेशनल जो गेम है हम उसका नाम तक नहीं ले रहे होते हैं, और जो हम उसकी फंडिंग तक नहीं कर रहे होते। हमारे जो एथलीट्स हैं जो यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं और जो ओलंपिक्स में जाते हैं, वहाँ पे वो खुद से सेल्फ फाइनेंसिंग के वो तमाम लोग जा रहे होते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि आपको ये भी आइडिया कि जो हमारे पीएम साहब हैं वो एक बेहतरीन खिलाड़ी रह चुके हैं और हेड कर चुके हैं, पूरी टीम को लीड कर चुके हैं, और उनके दौर में भी मैं ये समझता हूँ कि खेलों को तकवीत नहीं मिलेगी तो फिर हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, रात के 11 बजे हम कहते हैं पीएम बहुत जल्द चेंज होने वाला है। पीएम बहुत जल्द एएम में चेंज होने वाला है। मुझे के साथ एक ऐसी स्टोरी आपके साथ शेयर करूं भाई। हम शुरू से सुनते हैं कि बाल जो हैं कटवा दो, शॉर्ट करवा दो, ऐसे करवा दो, ऐसे करवा दो, आप पे सूट करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बालों का अतिया करते हैं। कौन लोग हैं भाई, कौन लोगों को तुसी, वो आपको बताते हैं। पाकिस्तान में नजात खातून ने 6 फीट 3 इंच बाल अतिया करके सबको हैरान कर डाला। उसने ऐसा क्यों किया, कब किया, कैसे किया, कहाँ किया, किस मकासद की वजह से किया, ये सब हम आपके साथ शेयर करेंगे। लाहौर में ऐसा हुआ है, दुनिया भर में ऐसे कई लोग पाए जाते हैं जो सखावत में खुद मिसाल होते हैं। लेकिन वर्जीनिया से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तानी निजात खातून ज़ुहाब कमाल खान ने मुनफरिद आलमी रिकॉर्ड बनाकर अनोखी मिसाल जो है वो कायम कर दिया। नहीं, ऐसे में ये कौन से बाल जो थे वो अतिया हुए हैं और मतलब बेनिफिट हुआ क्या इसमें? गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्जीनिया के लंबे तरीन बाल रखने वाली 30 साल खातून ने 17 साल के बाद बाल जो हैं कटवा कर 6 फीट 3 इंच के बाल अतिया किए। और ये क्या किया इसने, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो इसने काम किया। ऐसा कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो मतलब उसने काम किया है ना। और बहुत अच्छी बात की, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उनकी जो ख्वाहिश होती है कि बाल लंबे होने के साथ उनकी बुद्धि खत्म हो जाती है, और वो बुद्धि शायद खत्म हो गई। अब आप इसकी मजीद स्टोरी पढ़ें। हाँ, मजीद स्टोरी जो है मैं शेयर करती चलूँ आपके साथ। खातून के बाल कटवाने की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे उन्हें पहले लंबे और फिर छोटे बालों में भी देखा जा सकता है। अभी तक आप हमारी स्क्रीन पर जो हैं वो लंबे के साथ साथ आप छोटे बाल भी देख रहे हैं। लेकिन हिम्मत थी उस खातून की जिसने अपने बाल कटवाकर मतलब बाल छोटे करवा लिए। पाकिस्तान की प्रोफेशनल खिलाड़ी ज़ुहाब कमाल खान ने बताया कि उनके वालिद ने उन्हें 13 साल की उम्र में मशवरा दिया था कि अपने बाल कटवाना छोड़ दें और आलमी रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करें। ज़ुहाब कमाल के मुताबिक बाल अतिया करने से पहले गिनीज जो वर्ल्ड रिकॉर्ड इंतजाम से गुफ्तगू की, क्योंकि इससे कबल इतनी बड़ी तादाद में किसी फर्द की जानिब से बाल अतिया नहीं किए गए, लेकिन ये काम किया है ज़ुहाब ने। बाद ज़ुहाब कमाल खान ने 6 फीट 3 इंच बाल झड़ने से मुतासिर बच्चों के लिए विग बनाने वाले फलाही इदारे को अतिया कर दिए। वाओ, ग्रेट, आई थिंक जबरदस्त। और अब हमें पता चला कि ऐसा क्यों किया, कब किया, कहाँ किया, कैसे किया, और आई थिंक तो बहुत अच्छा किया। जो भी कि देखें समटाइम ऐसा होता है कि लोगों के बाल बहुत लंबे होते हैं, लोग ये समझते हैं कि जो उनके जो बाल हैं इनके थ्रू वो एक ऐसा नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। लेकिन समहाउ ये भी होता है कि जिन लोगों के बाल अगर लंबे वो उसको वहाँ पे अच्छी तरह से कटिंग करा के वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक चीज़ ये अपने ये देखिए कि बालों की जब केयर करते हैं हम लोग, जब हम इनको शैम्पू कर रहे होते हैं, जब डिफरेंट किस्म का ऑयल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो समहाउ ऐसा भी होता है कि हम बगैर किसी के पूछे, जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं, हेयर एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे मशवरा किए बगैर खुद से ही हम ऐसे इलाज शुरू कर देते हैं जो हमारे बालों के लिए नुकसानदेह होते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? वो देख रहे हैं इजाज़, आप उनके बाल देखिए, यकीन मानिए मेरा दिल दुख रहा है जब मैंने सुना कि ये इन्होंने जी भाई कटिंग करवा दिया है। लेकिन जब मैंने सुना कि मुतासरा बच्चों की विग बनाने के लिए ये उन्होंने वहाँ पर दी है, हत्या की है, तो आई थिंक सो ये बहुत अच्छा इकदाम है। इसी तरह ईदी साहब को आज तक भी याद रखा जाता है कि जब उनकी डेथ से पहले उन्होंने ये वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरी जो आंखें हैं वो हत्या कर देना, वो मेरी आंखें हत्या कर देना। और ईदी साहब के बारे में ये भी कहा जाता है कि 25 साल पहले उन्होंने अपने कब्र खुद से बनवाई थी, और जब उनको लहद में उतारा गया तो वो अपने जो उनकी जो बेगम थी वो उनको ये कह रही थी मीडिया पर्सन्स को कि ईदी साहब हर रोज़ यहाँ पे आते थे और अपना घर देख के जा रहे होते थे। इसलिए कहते हैं कि दिन में इंसान को 100 दफ़ा इंसान को अपनी मौत को याद करना चाहिए। जब इंसान 100 दफ़ा मौत को याद करेगा तो फिर इंसान से कोई गलत काम कभी भी नहीं होगा, गलत काम नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि अगर आप हमेशा अपनी मौत को भी याद रखोगे, हम हमेशा इजाज़ ये बात करते हैं कि हम बात तो करते हैं, लोगों को मरता देखते हैं, अपनी आंखों से उन्हें दफन करते हैं, सब कुछ करते हैं, मतलब कि हम ये चीज़ें सारी सुनते हैं अपने कानों से कि भाई आज फलां फोत हो गया, फलां की डेथ हो गई, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन हमें कभी भी इस बात पे यकीन नहीं रखते कि एक दिन हमने भी मरना है, एक दिन हमें मरना है, और अपने साथ वाले की भी मौत का पता है, हम ये सोचते हैं कि सबने मरना है,
साथ वाला मर गया, लेकिन कभी ये नहीं हम ये सोच रहे हैं कि एक दिन ये टाइम हम पर भी आएगा। इंसान की ज़िंदगी में एक एक जो दिन आता है, ये इंसान की ज़िंदगी में तोहफ़ा बन के आता है, अल्लाह ताला की तरफ से आता है। हमें इस दिन को बड़ा तोहफ़ा समझ के गुजारना चाहिए। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो फूल हैं, ये तोहफ़े हैं, आना बंद हो जाएंगे। सेम उसी तरह आज देखें कि कब्रिस्तान भरे पड़े हैं और वो लोग भी आज हमारी तरह सोच रहे थे कि खैर अभी ज़िंदगी पड़ी है, हम काम कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, नेक अमल कर लेंगे। लेकिन वो जब उनकी ज़िंदगी का पता कट जाए तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता। यही बात है कि जब आज हम हैं, हमें जो दिन मिल रहे हैं, जो साथ हैं, जो घड़ियाँ हमें मिल रही हैं, ये कैलकुलेटेड हैं, ये गिनी हुई है, इसका इल्म जैसे हमें नहीं है। अगर हमें पता चल जाए कि वो कितनी रह गई हैं, फिर हम बहुत अच्छे बन जाएं। और लेकिन अगर जब हमें पता नहीं है, इट मीन इसमें भी कोई राज है रब कायनात की तरफ से, तो ये हमारी जो मेन जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो ये बनती है कि जो अल्लाह ताला की तरफ से जो हमें डेज मिल रहे हैं, इसको गनीमत जाने, इसको एक अल्लाह ताला की अनायत समझ के अच्छे कामों में इसको इंसान को रखना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला भी हमसे खुश हो और अल्लाह ताला की मखलूक भी हमसे खुश हो, हमसे राज़ी रहे। और ये था आज का हमारा मॉर्निंग शो। बहुत कुछ आपको सीखा होगा आपने मोहम्मद इजाज़ बशीर से और आकाश यासीन से। बहुत कुछ हमारे व्यूवर्स जो हैं, हमें भी उनसे सीखने को मिलता है। लेकिन कब जब आप हमें अपना फीडबैक देते हैं, जब आप हमें बताते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपने प्रोग्राम में ऐड करनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम ऐड करेंगे तो आप ज़्यादा उससे बेनिफिट जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके फीडबैक के थ्रू ही पता चलेंगी। तो काइंडली अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमें फेसबुक पर भी, और उसके अलावा आप हमें यूट्यूब पर भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। और आपके जो स्क्रीन पे हमारा नंबर भी चल रहा है, उसके पर आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप हमें कॉल करके भी बता सकते हैं कि भाई है ना। बिल्कुल सही। थैंक यू सो वेरी मच। आज का शो यहीं तक था। और कैसा लगा आज का हमारा शो आपको, ये ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आकाश यासीन को और मोहम्मद इजाज़ बशीर को इजाज़त दीजिए। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।